लेक्चर 71 आरुषि पहुंचती ड्रिंक बार। जैसे ही अनिरुद्ध आरुषि को अपने कमरे में देखता है वह एग्रेसिवली उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसकी बाजू को पकड़कर उसे अपनी तरफ करता है, जिसके कारण वह शराब की बोतल नीचे गिर जाती है और फूट जाती है। अनिरुद्ध नंगे पैर था। जैसे ही वह एक कदम और आरुषि की तरफ बढ़ाए उससे पहले आरुषि अनिरुद्ध को पुश करते हुए कहती है, पीछे हट जाओ, ये कांच के टुकड़े तुम्हारे पैर में छुप सकते हैं। अनिरुद्ध एक सेकंड के लिए तो रुक जाता है, लेकिन अगले ही पल वह आरुषि की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे बाबा ने कहा है ना कि कम से कम 1 महीने तक हमें एक दूसरे से दूर रहना है, तो दूर क्यों नहीं रह रही? क्यों इस कमरे में आने का बहाना ढूंढ रही हो? अच्छी खासी सुबह बिगाड़ देना मेरी। आरुषि, आंखों में आंसू, क्या मैं तुम्हें अब इतनी बुरी लगने लगी कि अगर तुम मेरी शक्ल भी देख लोगे तो तुम्हारी सुबह बिगड़ जाएगी? अनिरुद्ध, गुस्से से, हाँ कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जब जो मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ मुझे तुम्हारी वह बातें याद आती है कि कैसे पूरे कॉन्फिडेंट होकर तुम सुशांत के सामने कह रही थी कि तुम मुझे बर्बाद करने के प्लान में उसके साथ थी, और तुम्हारे साथ साथ मुझे उसे सुशांत का चेहरा भी याद आता है। और जब तुम दोनों के चेहरे मेरी आंखों के सामने आते हैं तो मैं बात नहीं सकता कि मैं अपने गुस्से पर कैसे कंट्रोल करता हूँ। ऐसे लगता है कि अभी गन को उठाओ और जाऊं और उसे छलनी कर दो, लेकिन उसके बूढ़े माँ बाप का सोचकर उसे छोड़ दिया। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि अनिरुद्ध राणा का शिकार ऐसे खुला घूम रहा है। आरुषि, इमोशनल, ठीक है, नहीं आऊंगी आज के बाद इस कमरे में। मुझे दादी ने कहा था कि तुम्हें आकर चाय दे दो, इसलिए आई थी, वरना मैं नहीं आ रही थी। तुम्हें मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं है ना, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना हो सके अपना चेहरा तुम्हें ना दिखाऊं ताकि तुम्हारे दिल ना बिगड़े। आरुषि के चेहरे पर साफ दर्द नजर आ रहा था। उसकी आंखों के आंसू बता रहे थे कि अनिरुद्ध क्यों कड़वी बातों ने उसे कितना हर्ट किया है, लेकिन इस समय अनिरुद्ध खुद इतने गुस्से और तकलीफ में है कि आरुषि की तकलीफ को फील करते हुए भी उसके करीब नहीं जा सकता। आरुषि अपनी आंसुओं को पहुंचती है और अनिरुद्ध के कमरे से तुरंत चली जाती है। अनिरुद्ध टेबल पर रखी हुई चाय की तरफ देखा है, लेकिन वह उसे पिता नहीं है। तारांकन, रात की 10 बजे आरुषि टेरेस से अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी उसे अनिरुद्ध के कमरे की तरह से कुछ शोर सुनाई देता है। वैसे तो आरुषि ने ये वादा किया था कि अब वह अनिरुद्ध के कमरे में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वह वहां पर चली जाती है और वह देखती है कि अनिरुद्ध के कमरे में तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अनिरुद्ध के जो सामने कमरा है उसमें कुछ खटपट की आवाज हो रही है। आरुषि कमरे में एंटर करती है और वह देखती है कि कमरे को डेको किया जा रहा है, जिसे देखकर आरुषि कहती है, यह इतनी रात में इस कमरे को क्यों तैयार करवाया जा रहा है? आरुषि के सवाल पर एक सर्वेंट जवाब देते हुए कहती है, वह तो नहीं पता आरुषि में, लेकिन मधु मैम ने कहा था कि इस कमरे को अच्छी तरह से तैयार करवा दिया जाए, शायद कोई आ रहा होगा। आरुषि, ठीक है, आप काम कीजिए, मैं तो बस आवाज सुनकर चली आई थी। आरुषि अपने कमरे में पहुंचती है। वह थोड़ी सी परेशान हो गई थी कि आखिर कौन आ रहा है जिसके लिए ये कमरा तैयार किया जा रहा है, और वह भी अनिरुद्ध के सामने वाला कमरा। माया मधु देवी के कमरे में पहुंचती है और एक्साइटेड होकर कहती है, क्या बात है माँ, अभी मैं आ रही हूँ। अपने मुस्कान के लिए कमरा तैयार करवाना भी शुरू कर दिया, और सबसे बड़ी बात, आपने अनिरुद्ध भैया के कमरे के सामने वाला कैमरा चुनाव। बेचारी आरुषि जब वह देखेगी उसे तो बड़ा झटका लगेगा। अपने पति की सलामती के लिए वह अपना कमरा छोड़ आए और पति के कमरे के सामने वाले कमरे में एक नई लड़की आ गई। मधु देवी मुस्कुराते हुए, अब उसे अच्छा लगे बुरा लगे हमें क्या फर्क पड़ता है, ये समझ लो कि हम अपनी नई बहू के लिए ये कमरा तैयार करवा रहे हैं। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वह इस कमरे में रहेगी। वैसे तो वह गेस्ट रूम में भी रह सकती थी, लेकिन वह हमारे लिए गेस्ट थोड़ी ना है, हमारे परिवार का हिस्सा है, इसलिए वह हमारी तरह नॉर्मल कमरे में रहेगी। अनिरुद्ध और उसके बीच में बातचीत हो थोड़ी सी करीबी बढ़े, इसलिए मैंने वही कमरा चुना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वह भी पूरी तरह से अपना फर्ज निभाएगी। मेरी बात हो गई है, उसे बहुत एक्साइटेड है वह, और बहुत खुश भी। बस अब जैसा सोचा है वैसा ही होता जाए। कल आ रही है वह, और सबसे कमल की बात पता है क्या, उससे अनिरुद्ध लेकर आएगा। माया, हंसते हुए, उसे अनिरुद्ध लेकर आएगा? क्या बात है माँ, बेचारी आरुषि, उसकी तो हालत बिगड़ने वाली है। तारांकन, रात के 12 बजे अनिरुद्ध एक ड्रिंक बार में अपने मीटिंग के कुछ पार्टनर जो उसके दोस्त भी हैं और नैना के साथ मीटिंग खत्म करने के बाद ड्रिंक कर रहा था। बातों ही बातों में अनिरुद्ध की ड्रिंक को ज्यादा हो गई थी, या फिर वह अपने तकलीफ को कम करने के लिए एक ड्रिंक पिए जा रहा था। एक मीटिंग पार्टनर अनिरुद्ध को रोकते हुए कहता है, बस यार अनिरुद्ध, कितना पिएगा, आज के लिए बहुत हो गई। मुझे लगता है कि हम लोगों ने आज कुछ ज्यादा ही पी ली, सिर्फ नैना के छोड़कर अब हमें रुक जाना चाहिए और अपने अपने घर जाना चाहिए। नैना,
बिल्कुल सही कहा, बहुत हो गई है। मैंने तो इसलिए नहीं भी क्योंकि मुझे अनिरुद्ध को उसके घर पर भी छोड़ना है, क्योंकि मैं इसकी सेक्रेटरी भी हूँ, तो मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आप सब लोग चलिए, मीटिंग्स के सारे डिटेल्स में फाइल बनाकर आप सबको सेंड कर दूंगी और उसे मीटिंग को हम कल भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ऑफिस में है। सभी मीटिंग्स के लोग ड्रिंक बार से चले जाते हैं और रह जाती है सिर्फ नैना और अनिरुद्ध। नैना अनिरुद्ध के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके करीब होते हुए कहती है, अनिरुद्ध अब रुक जाओ, तुमने आज बहुत पी ली है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत तकलीफ है, तुम मुझे धोखा मिला है अपनी पत्नी से और तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे पास हूँ मैं। चलो आज की रात हम एक साथ बताते हैं, मेरे घर पर चलो। अनिरुद्ध को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह तो काफी नशे में था। नैना अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर उसे रिसोर्ट के बाहर लेकर आती है। तभी ड्राइवर नैना के पास आकर कहता है, डोंट वरी, मैं यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। जिस पर नैना उसे ड्राइवर से कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, यह आज मेरे साथ जा रहे हैं, इनका इतनी नशे में घर जाना सही नहीं है, तुम गाड़ी लेकर चले जाओ आज मेरे साथ। मेरा मतलब है कि इनको उनकी कंपनी में जो इनका स्पेशल रूम है वहाँ लेकर जा रहे हो, इसलिए घर पर इन्फॉर्म कर देना कि आज रात अनिरुद्ध नहीं आएंगे। ड्राइवर को नैना की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे अब ये सही नहीं लग रहा था। ड्राइवर जानता था कि शादी से पहले अनिरुद्ध नैना के यहाँ आया जाया करता था, लेकिन अब वो शादीशुदा हो चुका था और ड्राइवर जानता था कि उसकी पत्नी आरुषि कितनी अच्छी है और वह नहीं चाहता था कि नशे की हालत में उनके पति पत्नी के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आए। जैसे ही नैना खुद भी गाड़ी में बैठने जाती है, उसे ध्यान आता है कि वह अपना पर्सनल रिसोर्ट के अंदर ही भूल जाती है। अपने पास को लेने के लिए नैना वापस रिसोर्ट के अंदर जाती है। ड्राइवर, ये बिल्कुल सही नहीं है, पहले कुछ गलत नहीं था क्योंकि उनके पर कोई बंदिश नहीं थी, लेकिन अब ये गलत हो रहा है। एक तरफ आरुषि में उनका इंतजार कर रही होगी और यहाँ तो सर को होश नहीं है। मैं जानता हूँ कि इस बार सर की गलती नहीं है क्योंकि वह बहुत नशे में है, मुझे कुछ करना होगा। ड्राइवर जानता था कि अगर वह नैना की बिना मर्जी के अनिरुद्ध को लेकर चला गया तो उसकी नौकरी जा सकती है, इसलिए वह एक आइडिया लगाता है। जैसे नैना बाहर आती है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है तो नैना की गाड़ी नहीं चलती है। नैना उतरती है और वह देखती है कि उसके गाड़ी के पीछे के 2 टायर पंचर हो रखे हैं, जिसे देखकर नैना शॉक हो जाती है। ड्राइवर नैना के पास आकर कहता है, मैं आपके तो गाड़ी के दोनों टायर पंचर हो गए हैं, आप एक कम कीजिए सर को, मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और आप भी मेरे साथ चलिए। पहले मैं आपको आपकी घर छोड़ दूंगा और उसके बाद में सर को घर छोड़ दूंगा। नैना गुस्से में, उनकी सेक्रेटरी हूँ, तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। मैंने कहा वह बहुत नशे में, आज उनका नशे में इतना घर जाना सही नहीं है। नैना ड्राइवर से बहस कर रही होती है कि तभी अनिरुद्ध गाड़ी से उतरता है और वह वापस ड्रिंक बार के अंदर चला जाता है। ड्राइवर चिल्लाते हुए नैना से कहता है, यह क्या कर, तो वापस ड्रिंक बार के अंदर चले गए। नैना गुस्से से ड्राइवर पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम अब बता रहे हो वह गाड़ी से उतरा तब तुम्हें पता नहीं चला, तुम्हारे चक्कर में वापस चला गया, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी जरूरत नहीं है, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं कल तुम्हें कंप्लेंट करके नौकरी से निकलवा दूंगी। अपनी गाड़ी को और निकलो यहाँ से। नैना अनिरुद्ध को लेने के लिए वापस ड्रिंक बार में जाती है और वह देखती है कि अनिरुद्ध फिर से ड्रिंक करने लग गया है। नैना इसके पास जाकर उसे रोकते हुए कहती है, अनिरुद्ध बस बहुत हो गया है, आज के लिए तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है, अगर तुम ज्यादा ड्रिंक कर लोगे तो फिर मुझे तुम्हें ले जाना मुश्किल हो जाएगा, चलो इस ग्लास को यहीं छोड़ो और मेरे साथ चलो। अनिरुद्ध ग्लास से शराब का एक घूंट पीते हुए अपने नशीली आवाज में कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही रहना है, क्या करूंगा घर जाकर, वैसे भी वह तो मेरे पास है नहीं अभी और मुझे उसके बिना वहाँ नींद नहीं आती, वह कमरा मुझे उसकी याद दिलाता है, उसी कमरे में हर जगह उसकी खुशबू है। अनिरुद्ध लड़खड़ाता हुआ बोल रहा था और नैना को कुछ भी नहीं पता था कि आरुषि उसके कमरे से चली गई है, इसलिए नैना अनिरुद्ध के उसे बात को बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वह क्या कह रहा है। नैना अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर उसे पीने से रोकते हुए कहती है, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जा रही हूँ, आज हम मेरे घर चल रहे हैं, तुम आज मेरे साथी हो, तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी, चलो अनिरुद्ध इस क्लास को छोड़ो और मेरे साथ चलो। अनिरुद्ध नैना के हाथ को झटक देता है और वह फिर से गिलास में शराब डालकर पीने लगता है। नैना परेशान हो जाती है और वह वहीं पर बैठ जाती है क्योंकि आज तो वह किसी भी तरह से अनिरुद्ध को अपने साथ ले जाना चाहती थी। नैना, ठीक है, तुम इस बोतल को अच्छी तरह से खत्म कर लो, उसके बाद हम चलेंगे। करीब 10 मिनट हो जाते हैं। अनिरुद्ध शराब आखिरी ग्लास होता है, उसे खत्म करते हुए अनिरुद्ध कहता है, आखिर क्यों उसे मुझे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आखिर क्या कमी है मुझ में, इतनी लड़कियां मुझ पर मरती है लेकिन मैं उसके इतने करीब हूँ, लेकिन उससे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता, तुम बताओ क्या मुझ में कोई कमी नजर आई है तुम्हें।
नैना अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था क्योंकि पिछले 10 मिनट से अनिरुद्ध लगातार सिर्फ आरुषि के बारे में ही बात किए जा रहा था, जिसे मजबूरी में नैना को सुनना पड़ रहा था। और इतना आरुषि के बारे में अनिरुद्ध का बात करना नैना को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। नैना, गुस्से में बस करो। अनिरुद्ध, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रही हूँ। पिछले 10 मिनट से तुम सिर्फ आरुषि 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 कर रही हो। अरे तुम्हें अभी भी अक्ल नहीं है? आखिर हो क्या गया है तुम्हें? इतना सारा सच सामने आने के बाद भी तो उसे लड़की में इंटरेस्ट है। तुम्हें अभी भी वही लड़की पसंद है। आखिर ऐसा क्या उसे लड़की में जो तुम उसके इतने दीवाने हो गए हो कि होश में हो या नशे में तुम्हें उसके अलावा कोई दूसरा दिखता ही नहीं है? बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सुन सकती। मुझे अब तुम्हें जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा, वह भी अपने घर में। तुम्हें आज की रात तुम्हारे घर नहीं जाने दूंगी। आज की रात मैंने हम दोनों के साथ बिताने का सोचा था और हम साथ बिताएंगे। मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, तुम्हारी टच को मिस कर रही हूँ, उसे फीलिंग को मिस कर रही हूँ जब हम एक दूसरे के करीब होते हैं। आज रात सिर्फ मेरी और तुम्हारी होगी, उसमें अब और आरुषि नहीं आएगी। मैंने टैक्सी बुला ली है, चलो अब हमें चलना चाहिए। नैना अनिरुद्ध का हाथ पकड़े उससे पहले एक और हाथ अनिरुद्ध को पकड़ता है। नैना जैसे टन होती है, वह देखती है किसके सामने आरुषि खड़ी है। आरुषि को देखकर नैना हैरान रह जाती है। ये कहानी है श्रद्धा की, जो 18 साल की 12th क्लास में पढ़ने वाली मुंबई की रहने वाली एक फूल एक्सट्रोवर्ट और फन लविंग लड़की है। एक रहस्यमय तालाब में सिक्का फेंकने के कारण श्रद्धा दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, जो उसके वक्त से सालों पीछे होती है। और सबसे बड़ा झटका उसके लिए ये होता है कि वह जिस दुनिया में आई है वहां वह एक राजकुमारी है और उसके विवाह की तैयारी एक राजकुमार से हो रही है, जो उसे वक्त का बहुत ही नामी शौर्यवीर और स्वभाव का काफी गुस्सैल है। एक तरफ आधुनिक श्रद्धा और दूसरी तरफ इतिहास का एक वीर राजकुमार। क्या होगा जब उन दोनों का आमना सामना, क्या दो दुनिया से आए हो लोगों के बीच में होगा प्यार या फिर एक दर्द के साथ खत्म हो जाएगी उनकी कहानी? श्रद्धा और वीर के प्यार की कैसे होगी शुरुआत, जानने के लिए पेज 72। आरुषि ने दिया नैना को तगड़ा जवाब। नैना आज की रात अनिरुद्ध के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन आरुषि उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। आरुषि जैसे ही नैना अनिरुद्ध का हाथ पकड़ता जा रही होती है उसे उठाने के लिए, तभी आरुषि अनिरुद्ध का हाथ पकड़ती है। आरुषि को देखकर नैना एकदम से हैरान रह जाती है। कुछ सेकंड के लिए तो उसे यकीन नहीं आता कि आरुषि एक ड्रिंक बार में आई है जहां पर सिर्फ नशा किया जाता है। अनिरुद्ध अपना एक हाथ अपने चेहरे के नीचे रखकर आरुषि को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, अब ये लड़की मुझे यहाँ भी नजर आ रही है, नींद में तो नजर आती है, अब तो जागते हुए भी नजर आ रही है। तुम जो भी हो प्लीज चली जाओ, मुझे तुम्हें मेरी पत्नी नजर आ रही है। नैना, आरुषि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जानती हो ना ये ड्रिंक मारा है, तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक नहीं है, तुम यहाँ आई कैसे? आरुषि, नैना यह मैं तुम्हें कभी और बताऊंगी, बहुत रात हो चुकी है, अनिरुद्ध भी बहुत नशे में है, अभी उन्हें घर ले जाना ज्यादा जरूरी है और तुम भी घर जाओ। आरुषि नैना को कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसे जवाब पता था कि उसे ड्राइवर ने यहाँ बुलाया है। नैना गुस्से से ड्राइवर को देखते हैं, तभी ड्राइवर आगे बढ़कर आरुषि से कहता है, आइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आप अकेले अनेक सर को गाड़ी तक नहीं ले जा पाएंगी। आरुषि, हाँ बिल्कुल। आरुषि जैसे ही आगे बढ़ती है तभी नैना उसे रोकते हुए कहती है, रुको आरुषि तुम रहने दो, मेरा मतलब है कि आज अनिरुद्ध घर पर न जाए तो बेहतर है। इतने नशे में अनिरुद्ध कभी घर नहीं जाता और अगर घर वालों को पता चल गया तो उन्हें बहुत हर्ट होगा और शायद उन्हें उसे सच के बारे में पता चल जाए, जिसका दर्द अभी अनिरुद्ध अपने दिल में लेकर घूम रहा है। तुम सब जानती हो, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और उसे जब ये पता चलेगा कि तुम मुझे लेने आई थी तो वह और गुस्से में आ जाएगा, क्योंकि शायद इस समय वह तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं कर रहा है। इसलिए मैं अनिरुद्ध को ऑफिस लेकर जा रही हूँ, जहाँ उसका रूम है वहाँ मैं उसको सही से सुला दूंगी। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसकी कई सालों से दोस्त भी हूँ और सेक्रेटरी भी, और उसे मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तुम वापस चली जाओ। नैना अनिरुद्ध का हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, आरुषि उसके सामने आ जाती है और गंभीर नजरों से उसे देखते हुए कहती है, नैना तुम उसकी कई सालों से सेक्रेटरी हो और तुम्हारा काम सिर्फ 11 बजे तक होता है, इसलिए तुम्हारे ऑफिस आवर खत्म हो चुके हैं। और रही फ्रेंड्स की बात, तो तुम चाहे उसकी कितने भी पुरानी दोस्त क्यों ना हो, लेकिन मेरी बराबरी नहीं कर सकती। मैं अनिरुद्ध की पत्नी हूँ, और पत्नी क्या होती है यह मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच में क्या हुआ है, हमारे बीच में कितनी लड़ाई है, अनिरुद्ध मुझसे कितना नाराज है, वह कितने दर्द में है, वह मुझ पर गुस्सा करेगा या नहीं, हम दोनों का इस समय क्या रिश्ता है, इसे तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं जवाब देना जरूरी समझती हूँ। यह मेरे और अनिरुद्ध के बीच की बात है, ये हम दोनों पति पत्नी के बीच की बात है जिससे हम सुलझा लेंगे, इसलिए हमारे रिश्ते में टांग अड़ाना बंद करो।
आरुषि पूरे आत्मविश्वास से नैना को जवाब दे रही थी क्योंकि अब आरुषि जान गई थी कि वह नैना ही है जिसने इतना बड़ा खेल खेल सुशांत को भी फंसाया और आरुषि और अनिरुद्ध के बीच में भी एक दूरी लाकर खड़ी कर दी। हालांकि अभी आरुषि नैना के असल मकसद को नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि अनिरुद्ध और नैना का शादी से पहले एक रिश्ता था और शायद उसे रिश्ते को नैना अभी भी कंटिन्यू करना चाहती है। लेकिन नैना को आरुषि के ये तेवर नहीं पसंद आते और वह बहुत ही रूडली टोन में आरुषि से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से बात कर रही हूँ होगी तो अनिरुद्ध की पत्नी, उसके बावजूद भी तुम्हारा हक नहीं कि तुम मुझसे इस टोन में बात करोगी। अगर मैंने कल अनिरुद्ध को बताया तो उसका अंजाम क्या होगा तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और यह बहुत पति पत्नी का हवाला दे रही हो ना कुछ दिन और अनिरुद्ध तुम्हें घर से बाहर निकाल कर फेंकेगा क्योंकि तुमने उसका दिल दिखाया है, उसे धोखा दिया है और धोखा देने वालों को अनिरुद्ध कभी नहीं भूलता। आरुषि, नैना फिलहाल अभी तक तो मैं उसी के घर में हूँ और रही बात आगे की तो वक्त बताएगा, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अनिरुद्ध और मेरी लाइफ में इंटरेस्ट लेने की बजाय तुम खुद की लाइफ में इंटरेस्ट देना शुरू करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अनिरुद्ध की तरफ आरुषि अपना हाथ आगे बढ़कर रहती है। अनिरुद्ध चलो उठो। अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर एक नाराज टोन में कहता है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। आरुषि, हमें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी लेकिन घर जाकर यहाँ नहीं बताओ चल रहे हो घर। आरुषि के बात पर हामी भरते हुए अनिरुद्ध उठने की कोशिश करता है लेकिन उसने इतनी पी ली थी कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था और वह आरुषि को अपने करीब करता है और उसे कमर से कसकर पकड़ लेता है जिसे देखकर नैना गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेती है। आरुषि ड्राइवर की तरफ इशारा करती है और ड्राइवर और आरुषि अनिरुद्ध को उठाने में मदद करते हैं और वह उन दोनों के सहारे गाड़ी में बैठता है। आरुषि जैसे ही गाड़ी में बैठती है तभी नैना भी वहां पहुंचती है और वो आरुषि से कहती है, मेरी गाड़ी पंचर हो गई है इसलिए पहले ड्राइवर मुझे ड्रॉप करेगा उसके बाद तुम्हें। आरुषि कोई जवाब देती उससे पहले नैना गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठ जाती है और पीछे आरुषि बैठी हुई थी अनिरुद्ध के साथ। गाड़ी नैना के घर की तरफ रवाना होती है। गाड़ी में एक सन्नाटा था। नैना की नज़र फ्रंट मिरर पर थी जहां से वह पीछे अनिरुद्ध और आरुषि को बार बार देख रही थी। अनिरुद्ध आरुषि के कंधे पर सिर टिका कर बैठा हुआ था। आरुषि एक हाथ उसके चेहरे पर था जो धीरे धीरे उसके चेहरे को थपथपा रहा था। अचानक से अनिरुद्ध अपने चेहरे से आरुषि का हाथ हटता है और अपने हाथ से आरुषि के हाथ की फिंगर को इंटरलॉक करके उसके चेहरे के करीब होने लगता है। आरुषि पैनिक हो जाती है क्योंकि गाड़ी में नैना और ड्राइवर मौजूद थे और अनिरुद्ध जिस तरह से आरुषि को देख रहा था, उसके करीब आ रहा था, उसे साफ पता चल रहा था कि अगला मूव उसका क्या होगा। नैना की जब शीशे में नजर पड़ती है और वह देखती है कि और अनिरुद्ध कैसे इंटेंस नजरों से आरुषि को देखते हैं, उसके क्लोज आ रहा है, उसे देखकर नैना को बहुत गुस्सा आता है। नैना अपने मन में गुस्से से अनिरुद्ध के लिए सोते जागते आरुषि इम्पोर्टेंट हो गई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा जो अनिरुद्ध एक गलती होने पर सामने वाले को दूसरा मौका नहीं देता, वह अनिरुद्ध एक उसे लड़की के लिए पागल हो रहा है जिसने उसको इतना बड़ा धोखा दिया है, लेकिन उसके बावजूद जाने की बजाय उसके करीब जा रहा है कि नज़रों से उसे देख रहा है। नज़रों से उसने आज तक मुझे नहीं देखा, मैं तरस रही हूँ उसके, उसे प्यार के लिए, उस फील के लिए, लेकिन यहाँ ये पूरी तरह से आरुषि पर डिपेंड हो चुका है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। इतना बड़ा वार करने के बावजूद भी आदमी आरुषि को अपनी जिंदगी से नहीं निकला, मुझे कुछ और करना होगा इसके रिश्ते को तोड़ने के लिए। आरुषि अनिरुद्ध को दूर करती उससे पहले अनिरुद्ध आरुषि को खींचकर उसे कसकर हक कर लेता है। आरुषि को थोड़ा सा तो रिलीफ मिलता है कि उसने उसे किस नहीं किया जिसका उसे डर लग रहा था। तारांकन नैना को घर छोड़ने के बाद आरुषि अनिरुद्ध को जैसे तैसे करके उसके कमरे में लेकर पहुंचती है। आरुषि अनिरुद्ध को बेड पर लेट जाकर उसके जूते को खोलना लगती है और उसके बाद वह अनिरुद्ध को कंबल उठाकर जैसे ही जाने लगते हैं तभी अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर उसे रोकता है और वह बेड से उठने लगता है। आरुषि अनिरुद्ध को वापस लौटने की कोशिश करते हुए कहती है, अनिरुद्ध सो जाओ। अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब करता है और उसे कमर से पूरी तरह से पकड़ लेता है। भले वह नशे में था लेकिन फिर भी उसकी पकड़ से आरुषि एक कदम भी अनिरुद्ध से दूर नहीं जा पा रही थी। अनिरुद्ध इमोशनल बताओ आरुषि, आप तुम्हें जवाब देना होगा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे लग रहा था कि हमारे बीच में दूरियां कम हो रही है, वह सारी नफरत, वह गुस्सा खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे तुम इतना बड़ा खेल खेल रही हो। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन क्या मैं तुम्हारी इतनी सी भी माफ़ी डिजर्व नहीं करता? क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जाने को तैयार थी, वह भी उसे सुशांत के लिए? सवाल करते हुए अनिरुद्ध की आंखों में आरुषि एक नमी देख रही थी, उसकी आवाज में भी उसे दर्द नजर आ रहा था। आरुषि अनिरुद्ध के चेहरे को बहुत ही प्यार से पकड़कर कहती है,
मैं जानती हूँ जो तुमने सुना है उससे तुम बहुत हर्ट हो गई, लेकिन तुमने सिर्फ आधी अधूरी बातें सुनी है, पूरा तुमने सच सुना ही नहीं है और अभी तुम उससे होश में नहीं हो कि मैं तुम्हें जवाब दूं, इसलिए अभी तुम सो जाओ अनिरुद्ध, हम कल बात करेंगे। आरुषि अनिरुद्ध के हाथ को अपनी कमर से हटकर दूर हटाकर दूर होने लगती है। तभी अनिरुद्ध उठता है और लड़खड़ाते हुए एक कदम आगे बढ़कर आरुषि का हाथ पकड़ता है, लेकिन वह ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाता और वह बेड पर गिर जाता है। क्योंकि उसने आरुषि का हाथ पकड़ा हुआ था इसलिए आरुषि भी अनिरुद्ध के ऊपर जाकर गिरती है। आरुषि जैसे ही उठने लगती है अनिरुद्ध उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। आरुषि उठने की कोशिश करते हुए कहती है, अनिरुद्ध अपना हाथ हटाओ। अनिरुद्ध, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले जवाब दो मुझे। इतना कहते हैं अनिरुद्ध आरुषि को साइड में गिरा देता है और वह उसके ऊपर आ जाता है और उसके हाथों से अपने हाथ को इंटरलॉक कर लेता है। अनिरुद्ध, इमोशनल, आखिर सुशांत में ऐसा क्या था आरुषि जो तुमसे अब तक नहीं भूल पाए? क्या तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं करती? बताओ मुझे, आखिर मुझमें ऐसी क्या कमी है, क्या गलत है मुझमें? आरुषि, इमोशनल, अनिरुद्ध ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कोई कमी नहीं है। अनिरुद्ध, हट, मैं जानता हूँ कि मेरा बिहेवियर कोल्ड है, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं बदल रहा था, तो फिर इतना बड़ा धोखा तुमने क्यों दिया? मेरे सामने अच्छी बनती रही और मेरे पीछे उसके साथ मुझे बर्बाद करने की प्लान बना रही थी। तुम्हारे लिए मैं बदलने लगा था आरुषि, उन पुराने जख्मों को भरने की कोशिश कर रहा था। मैं ये चाह रहा था कि उन सभी तकलीफों को भूलकर हम अच्छी जिंदगी साथ जिए। तुम्हें पता है वह सरप्राइज जो मैंने तुम्हारे रखा था, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे तुम्हें कुछ बताना था बहुत खास। ठीक है, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी फीलिंग्स को तुम कब समझोगे आरुषि? तुम्हें मेरी फीलिंग का कभी एहसास नहीं हुआ? इतना कहते ही अनिरुद्ध की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। आरुषि हैरान रह जाती है, अनिरुद्ध रो रहा है, वह भी उसके कारण। उसने अनिरुद्ध की आंखों में नमी देखी थी, लेकिन माया के लिए उसे कभी एहसास नहीं हुआ था कि एक दिन अनिरुद्ध आरुषि के लिए रोएगा। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू देखकर आरुषि इमोशनल हो गई थी। भले ही इस समय अनिरुद्ध और उसी को गलत समझ रहा है, लेकिन आरुषि को ये तो एहसास हो गया था कि सच में अनिरुद्ध को बहुत ठेस पहुंची है। आरुषि अपना एक हाथ अनिरुद्ध के हाथ से छुड़ाकर है और वह उसके आंसू को पोंछते हुए इमोशनल होते हुए कहती है, तुम रो मत ऐसे, तुम्हें ऐसा रोता हुआ देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें जो पता चला है उसे तुम्हें बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन आएगा जब तुम मेरी बात सुनोगे, मेरी बात समझोगे और उसे दिन हमारे बीच में की सभी दूरियां खत्म हो जाएगी। अभी तुम बहुत गुस्से में हो इसलिए मुझे देखना भी नहीं चाहती, पर मुझे पता है कि एक दिन तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा और उसे दिन में तुम्हें अपने दिल की सच्चाई बता पाऊंगी। अनिरुद्ध, इमोशनल, सच में क्या कभी एक दिन वह आएगा जब हम एक दूसरे की सबसे करीब आ चुके होंगे, हमारे बीच में कोई नहीं होगा? आरुषि, इमोशनल, हाँ अनिरुद्ध, वो दिन बहुत जल्द आएगा, लेकिन शायद हमारे रिश्ते को उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी कुछ परीक्षाएं देना बाकी है। ये पूरा समय है लेकिन जल्दी ही खत्म हो जाएगा, हम वापस एक हो जाएंगे और मजबूती के साथ। अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहता है, सच में ऐसा ही होगा ना आरुषि? तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से वह सुशांत आ जाएगा और तुम उसके लिए मुझे छोड़ दोगी? आरुषि भी अनिरुद्ध के चेहरे पर प्यार से हाथ रखते हुए उसे समझाते हुए कहती है, नहीं अनिरुद्ध, अभी आरुषि कहीं नहीं जाएगी, अब ये तुम्हारी जिंदगी में आ गई है, मैं खुद भी तुमसे दूर नहीं जा पाऊंगी। आप कुछ दिनों की हमने दूरियां हैं, लेकिन ये दूरियां भी खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। आरुषि की बात सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर एक बच्चे जैसी मुस्कुराहट आ जाती है। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर आरुषि भी मुस्कुरा जाती है, क्योंकि उसने अनिरुद्ध की इतने बुरे बिहेवियर के बाद, इतनी तकलीफ के बाद वह मुस्कुराहट उसके चेहरे पर देखी है। आरुषि अनिरुद्ध को धीरे से पुश करते हुए कहती है, चलो अनिरुद्ध, आप मुझ पर से हटो और सो जाओ। अनिरुद्ध, क्या तुम आज भी इस कमरे में नहीं सोओगी, उधर वाले कमरे में ही जाओगी? आरुषि, अनिरुद्ध, करना होगा, हमें कुछ दिन दूर रहना होगा इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए। अनिरुद्ध अपनी ना में गर्दन हिलाकर आरुषि से कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम नहीं जा सकती, मैं तुम्हें उस कमरे में नहीं जाने दूंगा। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना इस कमरे में मुझे नींद नहीं आ रही, मैं कितना मिस कर रहा हूँ तुम्हें। जस्ट 73, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। नशे की हालत में ही सही, लेकिन अनिरुद्ध और आरुषि के बीच में आज एक हॉट टू हॉट कन्वर्सेशन हुई थी, जिसमें अनिरुद्ध ने आरुषि को ये बताया था कि वह कितना दुखी है, उसे कितनी तकलीफ पहुंची है। वही आरुषि भी अनिरुद्ध को यह एहसास दिलाता है कि वह भी उससे दूर नहीं जाना चाहती और एक दिन उनके बीच में सब सही हो जाएगा। वह भी अनिरुद्ध के साथ इस रिश्ते को अपने जीवन भर कायम रखना चाहती है। आरुषि अनिरुद्ध से सोने के लिए कहती है और वह अनिरुद्ध को पुश करने लगती है ताकि वह अपने कमरे में जाए, लेकिन अनिरुद्ध आरुषि के ऊपर से बिल्कुल नहीं हटा, बल्कि वह उसके दोनों कलाइयों को टाइट पकड़ कर कहता है,
क्या तुम सच में उसे कमरे में जाकर सो गई? आरुषि, तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मुझे इस कमरे में नींद नहीं आ रही है। मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। तुम्हें पता है कल भी मैं इस बेड पर नहीं सोया, मैं उसे सोफे पर सोया था, क्योंकि एक रात पहले तुम वहां पर सोई थी। मुझे उस सोफे से तुम्हारी खुशबू आ रही थी और उस खुशबू के सहारे ही मैं सो नहीं पाया, लेकिन चैन से नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारी याद सता रही थी और वह बातें जिसे मेरे दिल को बहुत दिखाया है। पता है मैं कितना रोया हूँ। और पहली बार मैंने इस कमरे में शराब भी, क्योंकि मैं नहीं पीता और घर पर भी मैं ऐसे कभी शराब पीकर नहीं आता। अनिरुद्ध की बातों से आरुषि की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि भले ही अनिरुद्ध गुस्से में उसके साथ बहुत बुरी तरह व्यवहार कर रहा है, उसे बहुत कुछ गलत कह रहा है, उसे तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी तकलीफ हो रही है। उसे भी बुरा लग रहा है कि आरुषि दूसरे कमरे में सो रही है। उसे भी उतनी ही आरुषि की याद आ रही है जितना आरुषि को अनिरुद्ध की। आरुषि इमोशनल था, मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने कहा है ना, सब ठीक हो जाएगा। बस 1 महीने की तो बात है और उसमें भी 1 दिन निकल चुका है। कुछ दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन तब तक हम दोनों को एक दूसरे से अलग रहना होगा। चलो अनिरुद्ध, अब मेरे ऊपर से हटो और मुझे जाने दो। अनिरुद्ध, नहीं आरुषि, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आज की रात सो जाओ, बस आज की रात। तुम्हें पता है अगर दादी मुझसे बात नहीं बोलती तो मैं इस फालतू सी बात को कभी नहीं मानता। उसी रात तुम्हें खींचकर इस कमरे में लेकर आ जाता, क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं मानता। मैं जानता हूँ कि जो कुछ हुआ है उससे दादी को कहीं ना कहीं की सच लग रहा है, इसलिए मैं तैयार हो गया, लेकिन एक दिन से कुछ नहीं हो जाएगा, कहीं नहीं मरा रहा मैं। अनिरुद्ध आगे कुछ कहता, आरुषि अनिरुद्ध पर गुस्सा करते हुए कहती है, चुप हो जाओ, तुम ऐसी बातें क्यों बोलते हो? मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह की बातें मत किया करो। अनिरुद्ध, ठीक है नहीं करूंगा, लेकिन आज की रात तुम यही सोओगी। मैं तुम्हें उसी कमरे में नहीं जाने दूंगा, और अगर तुम वहां जाकर सोना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन आज की रात मैं तुम्हारे साथ ही सोना चाहता हूं, तुमसे लिपट कर। आरुषि धीमी आवाज में, ठीक है, मैं आज की रात यही हूँ। अनिरुद्ध मुस्कुराता है और वह आरुषि की आंखों में बिना पलके झपकाए देखे जा रहा था। आरुषि भी अनिरुद्ध को देख रही थी, दोनों एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे। और तभी अनिरुद्ध आरुषि के होठों पर अपनी उंगलियों को सेंसुअली फिराता। अनिरुद्ध के उस टच से आरुषि के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। धीरे धीरे अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे के करीब पहुंचता है और वह उसके होठों को चूमना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आरुषि भी अनिरुद्ध को चूमना शुरू कर देती है और उन दोनों के बीच में एक पैशनेट लिप लॉक लव मेकिंग होता है। सुबह के 5 बजे आरुषि की आंखें खुलती है और वो देखती है कि वह अनिरुद्ध की शर्टलेस बॉडी से चिपक कर सो रही है। अनिरुद्ध ने उसे बैक से कसकर पकड़ हुआ है और अपना एक पैर आरुषि के पैर के ऊपर रखकर उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है। आरुषि धीरे से अपने कमर से अनिरुद्ध का हाथ हटाती है और वह हल्का सा उठकर अपने पैर से अनिरुद्ध के पैर को हटाती है। आरुषि बेड से उतरती है और वह देखती है कि उसकी साड़ी जमीन पर गिरी हुई है। आरुषि को कल रात जो भी उसके और अनिरुद्ध के बीच में हुआ वह सब याद आ जाता है, और वह याद करते ही उसके दिल की धड़कनें एक बार फिर से बढ़ जाती है और उसके चेहरे पर ब्लश आ जाता है। आरुषि अपने दिल पर हाथ रखकर शर्माते हुए कहती है, तो कल रात हम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए थे। वह तो अच्छा है कि अनिरुद्ध वक्त पर अपना होश खो गया था और वह हमारे बीच में होते होते रह गया। अगर कल अनिरुद्ध थोड़ी देर और जगा हुआ रह जाता तो शायद कल हमारे बीच में हर तरह की दूरी खत्म हो जाती। कल शायद मैं भी अपने आप को नहीं रोक रही थी और ना ही अनिरुद्ध को। कल मैंने अपने आप को अनिरुद्ध को पूरी तरह सौंप दिया था। अगर वह होश में रहता तो हमारे बीच में पति पत्नी का पूरा रिश्ता बन चुका होता, जो अभी कहीं अधूरा है। लेकिन अच्छा हुआ कि अनिरुद्ध वक्त पर बेहोश हो गया, क्योंकि वह रिश्ता बने उससे पहले अगर मन के बीच की सारी कड़वाहट दूर हो जाए तो बेहतर है। मुझे लगता है कि शायद मेरे और उसके बीच में सब ठीक होने वाला है, क्योंकि इतना तो पता चल गया है कि सुशांत के बारे में पता लगने के बाद भी अनिरुद्ध मुझे वह नफरत नहीं करता जितना मैं सोचती थी। उसके दिल में कहीं ना कहीं अभी मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। वह अभी भी मुझे अपनी पत्नी मानता है। वह मुझसे ऐसी बात इसलिए कर रहा है क्योंकि वह हठ है, और वह बुरा नहीं है। उसने सुशांत को छोड़ दिया। मुझे लगता था कि वह उसे मार डालेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह मेरे लिए एक दूसरा मौका है। मैं अपने और अनिरुद्ध के बीच में दूरियां नहीं आने दूंगी। मुझे कुछ भी करके कोशिश करनी है कि हमारे बीच में सब सही हो जाए। आरुषि अपनी साड़ी पहनती है और अपने हुलिये को ठीक करती है। उसके बाद में अनिरुद्ध के पास जाकर उसके माथे पर हाथ फेरती है और उसके माथे को धीमी से चुमकर वह अपने कमरे में चली जाती है। तारांकन सुबह के 9 बजे अनिरुद्ध उठ चुका है, लेकिन वह बेड से नहीं उठा है। उसने अपने माथे को पकड़ रखा है क्योंकि उसे सिर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। घड़ी की तरफ देखते हुए अनिरुद्ध कहता है,
यह मैं 9 बजे तक इतना लेट कैसे सोता रह गया और मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? 10 बजे तो मेरी मीटिंग है और मैं घर कब आया? मैं तो ड्रिंक बार में था ना अपने दोस्तों के साथ। क्या मुझे नैना यहाँ ड्रॉप करने आई थी और मुझे वहाँ से कमरे तक कौन लेकर आया? आई होप कि घर में किसी ने मुझे नशे की हालत बिना देखा हो, किसी और का तो पता नहीं लेकिन दादी को बहुत बुरा लगेगा। मोबाइल रिंग होता है, अनिरुद्ध देखता है कि नैना का कॉल है। अनिरुद्ध, हाँ बोलो नैना। नैना, फोन पर मेरी किसी ने इतनी इंसल्ट नहीं की जितनी तुम्हारी वाइफ ने की है। तुम्हें पता है कल रात क्या हुआ? नैना अनिरुद्ध को कल रात की सारी बात बता देती है, लेकिन उसे बाद में वह खुद को बहुत इनोसेंट और आरुषि को ऐसे बताती है जैसे कि वह अच्छा करने की कोशिश कर रही थी और आरुषि उसे इंसल्ट कर रही थी। अनिरुद्ध को नैना की बात सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन उसका गुस्सा इसलिए नहीं था कि आरुषि ने नैना की इंसल्ट की। उसके लिए कुछ चाहिए था कि आरुषि एक बार में आई थी जहां वह आरुषि को कभी नहीं आने देना चाहेगा। अनिरुद्ध गुस्से से नैना को फोन पर कहता है, ओके अब तुम फोन रखो। अनिरुद्ध गुस्से से फोन को पटकता है और तभी आरुषि कॉफी का कप लेकर उसके कमरे में एंटर होती है। अनिरुद्ध गुस्से से आरुषि को देखता है। अनिरुद्ध का फिर से वह गुस्सैल चेहरा देखकर आरुषि समझ जाती है कि उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं है। उनके बीच में क्या बात हुई अनिरुद्ध को बिल्कुल भी याद नहीं है। आरुषि कुछ नहीं कहती और वह टेबल पर कॉफी रखकर जैसे ही जाने लगती है, अनिरुद्ध एग्रेसिवली उसकी तरफ आगे बढ़ता है और गुस्से से दरवाजा बंद कर देता है। आरुषि, घबराते हुए, ये तुम क्या कर रहे हो? अनिरुद्ध आरुषि की कलाई पकड़कर उसे खींचते हुए बैग के पास लेकर आता है और उसे पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे क्या कहा था कि जब तक मेरा ऑर्डर नहीं होगा तो इस घर के बाहर नहीं जाओगी? तो क्या सोचकर तुम कल से कल इस घर से बाहर निकली और वह भी एक ड्रिंक बार में आई? आरुषि हैरान होते हुए अनिरुद्ध को देखते हुए कहती है, क्या तुम्हें कल रात की सारी बातें याद है? अनिरुद्ध गुस्से से, अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। नैना ने मुझे बताया कि कल रात तुम ड्रिंक बार में आए और ऊपर से उसकी इतनी इंसल्ट करके भी गई। क्या कह कर गई तू मुझसे कि वह हमारी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रही है? क्या तुम भूल गई कि वह सिर्फ सेक्रेटरी नहीं है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है? क्या सोचकर तुमने उसके इतनी इंसल्ट की? क्या जरूरत थी उसे वह सब बातें कहने की? आखिर तुम क्या साबित करना चाहती हो? और वैसे भी वह सही तो कह रही थी। अचानक से तुम्हें इतनी परवाह क्या होने लगी? जब तुम ऐसी हरकत करोगे तो लोग तो सवाल करेंगे ही ना। अनिरुद्ध की उन बातों से आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर अनिरुद्ध को इसलिए गुस्सा नहीं आ रहा कि आरुषि ड्रिंक बार में आए, बल्कि उसे इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने नैना की इंसल्ट की। आरुषि की आंखों में आंसू देखकर अनिरुद्ध गुस्से से उसके बाजू पकड़ते हुए कहता है, भगवान के लिए अभी अपने नकली आंसू बहाना बंद करो। तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं होता है तो यह आंसू निकलना शुरू कर देती हो। मैंने पूछा कि क्या सोचकर तुम ड्रिंक बार में आए? उस जगह पर मेरे घर की औरतें नहीं आती है, आज तक कभी माया नहीं गई, तो तुम कैसे चली गई? और ऊपर से इतनी बदतमीजी नैना के साथ, यह जानते हुए भी कि उसका डबल रिलेशन है मेरे साथ। तुम्हारे लिए क्या मैं अपने सालों के रिश्ते खराब कर लूं? क्या चाहती हो तुम? पति पत्नी का रिश्ता तो निभा नहीं रही हो, लेकिन मेरे बाकी के रिश्ते और खराब कर रही हो। पहले तुम्हारे चक्कर में अपने परिवार से लड़ाई की और अब नैना के साथ भी मेरा रिश्ता खराब कर रही हूँ। आरुषि अनिरुद्ध का हाथ अपने बाजू से हटकर हर्टफुल टोन में कहती है, आई एम सॉरी अनिरुद्ध, मुझे माफ़ कर देना। सच में मैं बहुत बड़ी गलती कर दी। जो कल मैं वहाँ आए मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और हाँ, जो कल मैंने नैना के साथ बदतमीजी की उसके लिए भी मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। और यह बात तो मुझसे कह देना कि आरुषि ने माफ़ी भेजी है। एक बात और, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे रिश्ते खराब करने का। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे कारण तुम्हारे परिवार से या तुम्हारे दोस्तों से रिश्ते खराब हो। और कल नैना के साथ मैंने उस तरह की बातें क्यों कही ये तो तुम नहीं जानना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें अपने लोगों का साइड सुनना है, मेरा साइड कभी नहीं सुनना। इसलिए नैना का एक कॉल आते ही, उसकी बात सुनते ही तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं उसकी इंसल्ट की, लेकिन उसने मुझे क्या कहा वह तो मैं नहीं जानना। अनिरुद्ध, आरुषि तुम मुझे ताने मत मारो, तुम मुझे यह बातें मत बोलो। तुम्हारी बहुत साइड सुनी थी, तुम्हारा बहुत साथ दिया था, लेकिन बदले में मुझे ही धोखा मिला। और जिस लड़की के लिए तुम यह बातें बोल रही हो वही लड़की तुम्हारी सच्चाई सामने लेकर आई है। इससे पता चलता है कि कौन किसका कितना सगा है। वह मेरी दोस्त है, लेकिन तुमसे ज़्यादा शायद मेरी फिक्र करती है, क्योंकि अगर यह सच मुझे पता नहीं चलता तो तुम तो मुझे बर्बाद करके अपने उसे आशिक के साथ अपनी नई जिंदगी के लिए निकल जाती। आरुषि, आंखों में आंसू, अनिरुद्ध इतना भी मत बोलो कि जब सच्चाई पता चले तो फिर कुछ कहने के लायक ना बचे। खैर, तुम्हें इस कमरे में मेरी मौजूदगी घुटन देती है। मैं आसपास रहती हूँ तो तुम्हें वह सारा धोखा याद आता है, उससे तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारा बस चले तो तुम मेरी शक्ल कभी ना देखो। तो मुझसे बात नहीं करना चाहते, शायद तो मुझे अपनी जिंदगी से भी निकाल देना चाहते, तो तुम पूरी तरह से आज़ाद हो।
जब तुम कहोगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी और आज के बाद मैं तुम्हारे किसी काम में दखल नहीं दूंगी तुम्हारे कमरे से, तो मैं चली गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं दादी के कहने पर आ रही हूँ। लेकिन आज से तुम्हारे कमरे में भी आना बंद मेरा। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, हमें घर में जरूर रहेंगे लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे कारण तुम्हें गुस्सा आए, तुम्हें तकलीफ हो। तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो, अब मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। यह शायद मेरी तुम्हारे साथ आखिरी बात थी। रोते हुए आरुषि अनिरुद्ध के कमरे से चली जाती है। आरुषि बहुत बड़ी बड़ी बातें कहकर चली गई थी। उस समय तो अनिरुद्ध गुस्से में था, इसलिए उसे एहसास नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद अनिरुद्ध आरुषि की बातों को अपने मन में दोहराते हुए कहता है, क्या कहा उसने मुझसे? अब वह मेरी जिंदगी में बिल्कुल दखल नहीं देगी, इस कमरे में भी नहीं आएगी, आपको मुझसे बात भी नहीं करेगी, मतलब वह पूरी तरह से कट ऑफ हो रही है। ठीक है, उसे करने दो जो करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा। आरुषि ने मुझे बहुत हर्ट किया है, इतनी आसानी से मैं उसे माफ नहीं करूंगा। अगर वह ये सोच रही है कि यह सब करके मैं परेशान हो जाऊंगा और थोड़ा थोड़ा उसके पास आऊंगा ताकि वह मुझसे बात करे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। नहीं करेगा मुझसे बात, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आए मेरे कमरे में, मेरे घर में रहेगी, बस उतना काफी है। मैंने जो तकलीफ सही है वह आरुषि को भी सहना बाकी है। 74 मुस्कान की हुई एंट्री राणा फैमिली में। आरुषि रोते हुए अपने कमरे में पहुंचती है। वह रोए भी जा रही थी और साथ ही में उसे अनिरुद्ध पर गुस्सा भी आ रहा था। सिसकते हुए आरुषि अनिरुद्ध पर गुस्सा करते हुए कहती है, बस बहुत हो गया, कोई लिमिट होती है। मैं जानती हूँ कि वह हठ है, इसलिए वह अपना गुस्सा मुझ पर निकल रहा है और मैं तब से उसके गुस्से को सहन भी कर रही हूँ और यही उम्मीद कर रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। कल रात के बाद मुझ में एक नई उम्मीद जगी थी मेरे और अनिरुद्ध के बीच में ठीक होने की, लेकिन आज जिस तरह से उसने मेरे साथ बिहेव किया है, मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते में कभी कुछ ठीक होगा। आखिर यह इंसान कैसा है, इसे समझना बहुत मुश्किल है। रात में मेरे लिए रो रहा था, अपनी तकलीफ मुझे बता रहा था और हाथ सुबह होते ही मुझसे लड़ाई कर रहा है, वह भी किसके लिए? अपनी उसी दोस्त के लिए। उसे पूरी दुनिया पर यकीन हो सकता है लेकिन खुद की पत्नी पर नहीं। उसने नैना की सारी बातें मान ली, लेकिन नैना ने मुझे कैसे बात की उसने वह नहीं सुना होगा, या फिर नैना ने जानबूझकर उसे कुछ ऐसा बताया होगा जहां पर गलत में ही साबित हुई होगी। बस मैंने डिसाइड कर लिया, अब इस 1 महीने तक मैं उसे अनिरुद्ध से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। हमारे कमरे अलग हो गए हैं तो हमें अब पूरी तरह से एक दूसरे के साथ कट ऑफ कर देना चाहिए। मैं उससे अब बिल्कुल बात नहीं करूंगी, चाहे वह मुझे कितना ही धमकाए, कितना ही डराए। अब और सहन नहीं करने वाली मैं भी अब उसकी और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी, बस बहुत हो गया। तारांकन। अनिरुद्ध वॉशरूम से बाहर आता है। कमरे में सर्वेंट उसके बेड को तैयार कर रही होती है, तभी उसे बेड पर से एक पायल मिलती है। पायल उठाकर वह अनिरुद्ध के पास जाकर कहती है, सर यह पायल मिली है बेड से आरुषि मैं की। पायल को देखकर अनिरुद्ध हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो कुछ भी याद नहीं था। सर्वेंट वहां से चला जाता है। सर्वेंट के जाने के बाद अनिरुद्ध उस पायल को देखते हुए कहता है, मेरे बेड पर आरुषि की पायल क्या कर रही है? 1 मिनट, मतलब कल आरुषि मुझे मेरे कमरे तक लेकर आए और उसके बाद में क्या वह मेरे साथ ही थी? क्या कल रात आरुषि और मैं एक साथ इस बेड पर थे? मुझे तो नशे के कारण कुछ भी याद नहीं है। डेफिनेटली मैं नशे में था तो मैंने उससे कुछ कहा भी होगा, लेकिन मैंने उससे क्या कहा होगा? कहीं अपने दिल की बात मैंने उसे बता तो दे नहीं दी? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वह इस तरह से रिएक्ट करके नहीं जाती। मैं नशे में से कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ा वह तो कहा ही होगा, और क्या हमारे बीच में कुछ हुआ? सोचते हुए अनिरुद्ध आरुषि की पायल को अपनी जेब में रख लेता है। तारांकन। अनिरुद्ध मीटिंग खत्म करके जैसे ही अपने केबिन में पहुंचता है तभी उसके पास मधु देवी का कॉल आता है। कॉल पर मधु देवी अनिरुद्ध को एयरपोर्ट से मुस्कान को लाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर अनिरुद्ध हैरान हो जाता है। अनिरुद्ध, क्या कहा आपने? मैं मुस्कान को, आपकी जो लखनऊ वाली सहेली की बेटी? हाँ मैं जानता हूँ, आया तो करती थी, पहले मैं उसे एयरपोर्ट से लेने जाऊँ। माँ आप ही कैसी बातें कर रही है, मैं क्या उसका ड्राइवर हूँ और आप मुझे लाने क्यों कह रही है? आप किसी ड्राइवर को भेज दीजिए, मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है। अब मैं क्या अपना काम छोड़कर लोगों को एयरपोर्ट से पिकअप करने जाऊँगा? अनिरुद्ध साफ मना कर देता है, लेकिन मधु देवी इमोशनल कार्ड चलती है और आखिरकार अनिरुद्ध को मुस्कान को एयरपोर्ट से लेने के लिए जाना ही पड़ता है। तारांकन। रात के 8:30 बजे दादी हाल में आकर बैठी है। आरुषि उन्हें पानी का गिलास देते हुए कहती है, आज आपका भजन कीर्तन बहुत लंबा चला, वरना आप हमेशा 7:30 तक आ जाती है। दादी, हाँ बेटा, लेकिन आज इतने सारे लोग आए थे ना, तो कार्यक्रम थोड़ा लंबा खींच गया, और भगवान की भक्ति तो जितनी की जाए उतनी ही कम है। आरुषि, आपने बिल्कुल सही कहा। आरुषि और दादी के बीच में बात हो ही रही थी कि तभी मधु देवी और माया मुस्कुराते हुए हाल में पहुंचती है। उन दोनों की मुस्कुराहट देखकर दादी कहती है,
क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। और माया, तुम अपने ऑफिस से इतनी जल्दी आ गई, आज ऑफिस में कुछ काम नहीं था क्या? माया, दादी काम तो था लेकिन मेहमान के लिए काम तो छोड़ना ही पड़ता है ना। दादी, मेहमान कौन? मेहमान क्या, घर पर कोई आ रहा है? मधु देवी, आपको याद है ना मेरी लखनऊ वाली दोस्त शोभा, उसकी बेटी मुस्कान वह आ रही है। वह दिल्ली में पढ़ाई करती है, उसकी कुछ इंटर्नशिप करना बाकी है तो इस सिलसिले में वह यहाँ आ रही है। वह अनुरोध के ऑफिस में इंटर्नशिप किया करेगी तो मुझे पता चला तो मैंने कहा कि जब खुद का घर है तो वह लड़की कहीं और क्यों रहेगी। वह जैसे शोभा की बेटी है वैसे ही हमारी बेटी है, बस आती होगी कुछ ही देर में। मधु देवी की बात सुनकर आरुषि को याद आता है कि जो अनिरुद्ध के सामने वाले कमरे में तैयारी करवाई जा रही थी वह उनकी सहेली की बेटी मुस्कान के लिए करवाई जा रही थी। आरुषि अपने मन में, अच्छा तो वह जो कमरा तैयार करवाया जा रहा था वह मुस्कान के लिए करवाया जा रहा है जो अब हमारे साथ रहेगी, लेकिन इन्होंने अनिरुद्ध के सामने वाला कमरा क्यों तैयार करवाया है? ये थोड़ा अजीब नहीं होगा कोई दूसरा कमरा दे देती? खैर मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती, वैसे भी मैंने तो डिसाइड किया है, अनिरुद्ध से बिल्कुल बात खत्म है। गाड़ी का हॉर्न बजता है जिसे सुनकर माया एक्साइट होते हुए कहती है, लगता है मुस्कान आ गई। माया की खुशी देखकर दादी कहती है, तुम कब से उसके लिए इतनी खुश होने लगी? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा कि किसी मेहमान के आने पर तुम इतनी खुश हुई हो। माया, दादी आप ही कैसी बातें कर रही है, भूल गई मेरी उसके साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी। मेरी शादी पर वही तो थी जो हर वक्त मेरे साथ थी, तब से ही मेरे उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग है। आपको नहीं पता लेकिन हमारी हर हफ्ते बात होती रहती है। दरवाजे पर मुस्कान पहुंचती है अनिरुद्ध के साथ। अनिरुद्ध और मुस्कान को एक साथ देखकर मधु देवी खुश होते हुए कहती है, ये लो, हम जिसके बारे में बात कर रहे थे वह आ गई। आरुषि देखकर हैरान रह जाती है कि मुस्कान को अनिरुद्ध लेकर आया है। मुस्कान आगे बढ़कर मधु देवी के पैर छूते हुए कहती है, आंटी कैसी हैं आप? आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मधु देवी खुश होते हुए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इन 2 सालों में तू और कितनी बड़ी हो गई है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी। मुस्कान मुस्कुरा जाती है और उसके बाद वह दादी के पैर छूकर कहती है, दादी नमस्ते, पहचाना आपने मुझे? मैं मुस्कान। दादी मुस्कान के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल पहचान लिया, हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, 100 साल जियो। मुस्कान उसके बाद माया से मिलती है। माया तो मुस्कान को गले लगाकर बहुत खुश होते हुए कहती है, सच में मुस्कान मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे पता चला ना कि तुम अपनी इंटर्नशिप के लिए यहाँ आ रही हो। तुम्हें बात नहीं सकती कि मैं कितनी एक्साइटेड हो गई थी। फाइनली मुझे एक नई कंपनी मिल गई, अब हम साथ में शॉपिंग जाया करेंगे, घूमने जाया करेंगे, पिक्चर देखने जाया करेंगे। मुस्कान, हाँ बिल्कुल, मैं भी प्लानिंग कर रखी है। मुस्कान आरुषि की तरफ मुड़ती है। आरुषि को देखते ही मुस्कान के चेहरे की रौनक थोड़ी कम हो जाती है। मधु देवी एक रूड टोन में आरुषि की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यही है अनिरुद्ध की पत्नी आरुषि। मुस्कान हाथ बढ़ाकर आरुषि से कहती है, हाय आरुषि, मैं मुस्कान। आरुषि मुस्कान से हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाय मैं आरुषि। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ देखता है और आरुषि की एक नज़र अनिरुद्ध पर जाती है, लेकिन तुरंत ही आरुषि अपनी नज़र अनिरुद्ध से फेर लेती है। माया जानबूझकर आरुषि को इरिटेट करने के लिए मुस्कान से कहती है, वैसे तुम्हारी एयरपोर्ट से लेकर घर तक की राइड कैसी रही? मेरा मतलब है कि तुम पहले अनिरुद्ध भैया से बहुत डरती थी। मुझे याद है मेरी शादी पर जब भी तुम्हारा सामना अनिरुद्ध भैया से होता था ना, तुम सर से लेकर पांव तक काम जाती थी। माया की बात पर मुस्कान हंसने लगती है और उसके बाद वह अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहती है, नहीं, हमारा छोटा सा ही सफ़र बहुत अच्छा रहा। हाँ ये सच है कि मैं अनिरुद्ध से पहले बहुत डरती थी लेकिन अब नहीं। इनफैक्ट अभी हम जब आए हैं तो हमारे बीच में बहुत सारी बातें हुई है और बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब एयरपोर्ट से हम घर पहुंच गए। मुस्कान की इस बात पर अनिरुद्ध आरुषि की रिएक्शन को चेक करता है कि उसे कुछ फर्क पड़ा या नहीं। हालांकि आरुषि को फर्क तो पड़ा था, उसे जलन तो हुई थी, लेकिन इस समय वह कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाना चाहती थी। उसके चेहरे पर बस एक झूठी मुस्कान थी। मधु देवी, अच्छा अब बहुत बात हो गई, वह दिल्ली से आई है, थोड़ी थकी हुई है तो इसे थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। मुस्कान तुम्हारा कमरा तैयार है, जाकर फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा आराम करो और फिक्स 9 बजे यही डाइनिंग टेबल पर आ जाना खाना खाने के लिए। और अनिरुद्ध तुम भी जाओ, तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ। मुस्कान, थैंक यू आंटी, वैसे मेरा कमरा कहाँ है, क्या आप मुझे दिखाएंगी? माया अनिरुद्ध की तरफ इशारा करते हुए कहती है, भैया ही दिखा देंगे क्योंकि तुम्हारा कमरा भैया के सामने वाला कमरा है। अब जब भैया भी वहां जा रहे हैं तो वही तुम्हें तुम्हारे कमरे तक पहुंचा देंगे। मैंने सही कहा ना भैया? अनिरुद्ध आरुषि की तरफ देखकर कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, हम दोनों के कमरे आमने सामने हैं तो मैं ही दिखा देता हूँ, चलो। मुस्कान, मुस्कान, वह मेरा बैग तो गाड़ी में ही रह गया। मधु देवी,
तुम जो हम अभी सर्वेंट से कहकर तुम्हारा बाग पहुंचते हैं। अनिरुद्ध जो मुस्कान को उसका कमरा दिखा दो। अनिरुद्ध मुस्कान को चलने का इशारा करता है। उसके बाद वो दोनों हाल से चले जाते हैं और इस उन्हें जाते हुए देख रही थी। अनिरुद्ध मुस्कान को उसके कमरे को दिखाते हुए कहता है, तो आज से ये तुम्हारा कमर, जब तक तुम यहाँ हो यहीं रहोगी। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो माँ को यहाँ माया को कह देना और बिल्कुल भी मत घबराना, इसे अपना ही घर समझो। मुस्कान, थैंक यू अनिरुद्ध, और वैसे भी तुम तो मेरे सामने हो ही, तो मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सबसे पहले तुम्हारा ही दरवाज़ा खटखटाऊंगी। तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? वैसे तुम। मुस्कान की यह बात अनिरुद्ध को बड़ी ऑकवर्ड फील करवाती है, लेकिन वह मेहमान है इसलिए वह बस मुस्कुरा देता है और कमरे से चला जाता है। अनिरुद्ध के जाने के बाद मुस्कान बेड पर बैठकर अंगड़ाई लेते हुए कहती है, तुमने सही कहा अनिरुद्ध कि मेरा ही तो घर है, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ, अब बस इंतजार है तुम्हारी पत्नी बनकर आना। तारांकन। अनिरुद्ध अपने कमरे में पहुंचता है। हाथ से घड़ी उतारते हुए आरुषि के बारे में सोचते हुए कहता है, वह तो मुझे आज नज़र भी नहीं मिल रही है। क्या उसने जो सुबह बात कही थी उसे पर अड़ी हुई है? वैसे उसको कुछ फर्क पड़ा होगा। मैं मुस्कान को एयरपोर्ट से लेकर आया और अब मुस्कान मेरे सामने वाले कमरे में रह रही है और आरुषि मुझसे दूर दूसरे कमरे में है। क्या मेरी और मुस्कान की इस बातचीत से उसे जलन होगी? क्या वह मेरे करीब आएगी? पता नहीं, वह बहुत जिद्दी है, लेकिन मैं भी काम जिद्दी नहीं हूँ। हाँ, ये सच है कि मुझे तकलीफ हुई है तो मुझे वक्त चाहिए और आरुषि को अभी एहसास करना है कि वह मुझे ग्रांटेड नहीं ले सकती है, लेकिन मैं यह नहीं चाहूँगा कि वह मुझे बिल्कुल बात करना बंद कर दे, मेरी तरफ देख भी नहीं। मैं उससे कुछ वक्त के लिए दूरी सहना कर लूँगा, लेकिन वह मुझे इग्नोर करे यह मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। मुझे कुछ तो करना होगा। मैं कितना भी नाराज़ हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कर सकता कि वह मुझे बिल्कुल कट ऑफ हो जाए। अनिरुद्ध घड़ी उतार कर अपने कपड़े लेने के लिए जैसे ही अलमारी खोलता है, वह देखता है कि उस अलमारी में आरुषि का एक भी कपड़े नहीं है। वह पूरी अलमारी बिल्कुल वैसे हो गई है जैसे पहले हुआ करती थी। आरुषि का सारा सामान गायब है। तभी अनिरुद्ध की नज़र शीशे पर जाते हैं और वह देखी है कि वहां पर आरुषि के कोई भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं है और इस अपना सारा सामान लेकर कमरे से चली गई है। अनिरुद्ध गुस्से से अलमारी के एक दरवाजे को जोर से मारते हुए कहता है, अच्छा तो उसे सच में डिसाइड कर लिया है, क्यों मुझे बिल्कुल कट ऑफ कर देगी? वह मुझे बिल्कुल बात नहीं करेगी, इसलिए वह अपना सारा सामान लेकर चली गई। उसे क्या लगता है ये सब करके उसे क्या मिल जाएगा? वह अनिरुद्ध राणा की पत्नी है, उसे कभी नहीं बचने वाली। देखता हूँ कब तक करती है मेरे घर में रहकर, मुझे ही अवॉइड करेगी। ये तो पॉसिबल नहीं है। आरुष अनिरुद्ध राणा। तारांकन। रात के 9 बजे अनिरुद्ध और मुस्कान एक साथ डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं। मधु देवी और माया बड़े ही खुश थे। मधु देवी, क्या बात है, दोनों एक साथ? मेरा मतलब है बिल्कुल वक्त पर आए हैं। चलो आओ बैठो और खाना शुरू करो, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। सबसे पहले अनिरुद्ध बैठता है और उसके साइड वाली चेयर जिस पर आरुषि बैठा करती है उस पर मुस्कान बैठ जाती है। मधु देवी और माया एक दूसरे को लुक देती है। अनिरुद्ध भी नोटिस करता है कि मुस्कान आरुषि की जगह पर बैठ गई है, लेकिन उसे कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि वह उसकी मम्मी की खास मेहमान है। आरुषि किचन से आती है और वह देखती है कि अनिरुद्ध के साथ मुस्कान बैठी हुई है। उसके चेहरे के रिएक्शन बदल जाते हैं। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन वह भी मना नहीं कर सकती थी और इस समय तो वह वैसे अनिरुद्ध से नाराज थी। आरुषि दादी के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है। अनिरुद्ध की नज़रें आरुषि पर ही थी। वह देखना चाह रहा था कि आरुषि को बुरा लगा है या नहीं। मधु देवी, चलो खाना शुरू करते हैं। 75 शायद अनिरुद्ध को मेरी रिप्लेसमेंट मिल गई है। डाइनिंग टेबल पर बातों का सिलसिला चल रहा था। माया, मधु देवी, मुस्कान, अनिरुद्ध सभी बातें कर रहे थी। दादी अपना शांति से खाना खा रही थी और आरुषि बहुत ही ज्यादा हर्ट फील कर रही थी। वह देख रही थी कि कैसे जहां अनिरुद्ध उसे इतना झगड़ रहा है, इतना गुस्सा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह मुस्कान के साथ कैसे मुस्कुराते हुए बात कर रहा है जैसे कि यह वह अनिरुद्ध है ही नहीं जो आरुषि के साथ होता है। आरुषि अपने मन में दुखी होते हुए कहती है, तो मतलब अब अनिरुद्ध को मेरी कोई परवाह नहीं है? वह फिक्र जो पहले दिखता था अब नहीं है। अब उसे मेरे मौजूदगी से और ना मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मुझसे कहता था कि मेरी खुशबू के बिना उसे नींद नहीं आती, वह आराम महसूस करता है जब मैं उसके करीब हूँ, और अब जब हम उसके करीब जाती हूँ तो मुझसे कहता है कि अब उसे घुटन होती है। मेरे साथ हर वक्त झगड़ा, हर वक्त तने, और यहाँ देखो खुद कैसे मुस्कान के साथ मुस्कुरा कर बात कर रहा है। कल रात एक झूठी ही उम्मीद जगा ली थी अपने और अनिरुद्ध के रिश्ते को दूसरा मौका देने की। अब लग रहा है कि वह सब नशे में की हुई बातें थी, उनका कोई मतलब नहीं है। अनिरुद्ध बातें जरूर कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र आरुषि पर ही थी। वह देख रहा था कि कैसे आरुषि बैठी हुई है लेकिन वह खाना नहीं खा रही है। आरुषि की उदास देखकर अनिरुद्ध अपने मन में कहता है,
ये कैसी उलझन है, मेरा दिल कर रहा है कि मुझे कहूँ कि वह अपना खाना खाओ, लेकिन नहीं बोल सकता। अभी जो हालात है उसमें मैं आरुषि को कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे उसे बताना है कि वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वैसे आज पूरा दिन निकल गया, मैं आरुषि की मुझे अपना एक बार भी नाम नहीं सुना। उसने बस एक मुझे देखा था जब मैं मुस्कान के साथ आया था, उसके बाद तो आरुषि मुझे देख भी नहीं रही है। ये और कितने दिन तक चलेगा? अगर यह बाबा जी ने फालतू उपाय नहीं बनाया होता और हम एक ही कमरे में होते तो शायद कुछ हो भी सकता था, लेकिन यह अलग अलग कमरा, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है। आरुषि खाने की पूरी थाली, जिसमें से उसने सिर्फ एक ही ने निवाला खाया था, दूर करते हुए चेयर से उठकर कहती है, मेरा खाना हो गया, आप लोग खाए। दादी आरुषि की थाली को देखकर कहती है, ये क्या, तूने तो कुछ खाया ही नहीं और तेरा खाना भी हो गया, चल बैठ, जो प्लेट में है उसे तो खत्म कर। आरुषि नहीं दादी, मुझे सच में भूख नहीं है, वैसे भी मैं आज लेट खाना खाया था, अगर रात को भूख लगेगी तो दोबारा खा लूंगी। आरुषि दुखी मन से वहां से चली जाती है। अनिरुद्ध आरुषि को जाते हुए देख रहा होता है। तारांकन एक तरफ आरुषि अपने कमरे में लेटी हुई है, उसे नींद नहीं आ रही है, उसे बहुत अकेलापन लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध का भी यही हाल है, उसे भी आरुषि की बिना नींद नहीं आ रही, उसे भी आरुषि का ख्याल आ रहा है। दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात कर भी नहीं सकते। तारांकन अर्ली मॉर्निंग हाल में टेबल पर पूजा की सामग्री रखी हुई है, जिसके बारे में दादी आरुषि को बताते हुए कहती है, मैं इसे आज दान कर दूंगी ताकि परिवार में और भी सुख शांति बनी रहे। बस कुछ दिन और है जहां तुम्हें अनिरुद्ध से दूर रहना है। वैसे तुम दोनों के बीच में सब सही है ना? कहीं इस डिसीजन से तुम दोनों के रिश्ते में कुछ रुकावट तो नहीं आए? अनिरुद्ध नाराज तो नहीं है ना तुमसे, क्योंकि वह इन सब चीजों को नहीं मानता। मुझे तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन पता नहीं तुमसे झगड़ा किया हो। आरुषि अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहती है, नहीं दादी जी, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार की बात आती है तो अनिरुद्ध हमेशा साथ ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने मुझसे झगड़ा किया हो, हमारे बीच में सब सही है। आरुषि अनिरुद्ध के बारे में बात खत्म ही करती है कि तभी वह देखती है कि अनिरुद्ध मुस्कान के साथ हाल में एंटर करता है। उन दोनों को एक साथ देखकर आरुषि के दिल का दर्द फिर से उमड़ आता है। दादी अरे क्या बात है, आज अनिरुद्ध के साथ मुस्कान भी मॉर्निंग वॉक पर गई थी। आज मुस्कान हाँ दादी, एक्चुअली मैं कुछ और तक एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, लेकिन मॉर्निंग वॉक जरूर करती हूँ। और मैंने देखा कि अनिरुद्ध भी इस वक्त पर जा रहे हैं और मैं भी कुछ इतना जहाँ जानती नहीं हूँ, तो सोचा कि शुरू शुरू में अनिरुद्ध के साथ जाया जाए, बाद में तो मुझे आदत हो ही जाएगी। दादी अच्छी बात है, तो आरुषि अब हम भी चले मंदिर? आरुषि हाँ दादी, मैं इसमें कमरे से अपना पर्स लेकर आ जाओ। दादी ठीक है। आरुषि अपने कमरे में जाती है, अपने पर्स को उठाती है, लेकिन कमरे से बाहर निकले उससे पहले उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अपने आंसुओं को एग्रेसिवली पूछते हुए वह कहती है, तो एक दिन में ही और दोनों के बीच में इतनी नजदीकी आ गई है कि अब मुस्कान अनिरुद्ध के साथ मॉर्निंग वॉक जा रही है और अनिरुद्ध भी कुछ नहीं कर रहा है। मैं उसकी पत्नी हूँ, मैं आज तक कहीं उसके साथ ऐसे घूमने नहीं गई और मुस्कान चली गई, दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। शायद अनिरुद्ध को मेरी रिप्लेसमेंट मिल गई है। हर्टफुल एक्सप्रेशन। तारांकन रात के 9 बजे सर्वेंट आरुषि के कमरे में पहुंचती है और उससे कहती है, मैं डिनर के लिए आ जाए, सभी लोग आ गए हैं। आरुषि अनिरुद्ध आ गए हैं? सर्वेंट हाँ वह भी आ गए हैं, आज वो दोनों साथ में ही आए हैं। आरुषि साथ में कौन? सर्वेंट मधु मैम की जो मेहमान आए हैं ना मुस्कान दीदी, उन्हीं की बात कर रही हूँ। आज अनिरुद्ध सर और मुस्कान दीदी एक साथ एक ही गाड़ी में आए हैं। आरुषि उदास चेहरा, दोनों साथ में आए हैं। तारांकन सर्वेंट डाइनिंग टेबल पर पहुंचकर आरुषि का मैसेज दादी को देते हुए कहती है, दादी जी आरुषि मैंने कहा है कि वह आज खाने के लिए नहीं आएंगी, उनका पेट भरा हुआ है, वह बस सोने जा रही है। सर्वेंट की यह बात सुनकर अनिरुद्ध इरिटेट हो जाता है। एक तो पहले ही उसके और उसी से बात नहीं हो रही थी, 2 दिन बीत गए, उनके बीच में एक हल्का सा भी कन्वर्सेशन नहीं हुआ और अब आरुषि अनिरुद्ध को पूरी तरह से अवॉइड कर रही है। अनिरुद्ध को आरुषि का इंतजार था। अनिरुद्ध फ्रस्ट्रेटेड, तो अब वह मुझे देखना भी नहीं चाह रही है। उसे क्या लग रहा है ये सब वह कितने दिन तक करेगी? मैं भी देखता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं उसे अपने आप से इतना दूर नहीं कर सकता। माया जानती थी कि अचानक से आरुषि इतना दूर दूर क्यों हो रही है। वह देख रही थी कि अनिरुद्ध और मुस्कान की इंटरेक्शन से उसे प्रॉब्लम हो रही है और इसी बात पर इतराते हुए वह दादी से कहती है, क्या बात है दादी, ये 2 दिन अचानक से, और उसी को क्या हो गया है? पहले तो वैसा कभी नहीं करती थी, अचानक से उसे रात को भूख क्यों नहीं लग रही, या फिर उसे हमारे साथ डिनर नहीं करना है? दादी माया के इस सवाल पर गुस्से से उसे जवाब देते हुए कहती है,
माया, पहली बात तुमने फिर उसे आरुषि कहा, उसे भाभी कहा करो, और दूसरी बात मुझे पता है आज वह डिनर करने क्यों नहीं आई। तुम लोगों को कोई खबर रहती है या नहीं? तुम्हारा ये दिन में काम करते वक्त उसका हाथ जल गया था, बहुत दर्द हो रहा था, उसे दवाई लगा दी है मैंने, लेकिन फिर भी तकलीफ तो हो रही होगी ना उसे, और वह नहीं चाहती कि उसके कारण तुम लोग भी खाना ना खा पाओ, इसलिए वह नहीं आए। हर बात पर उसके लिए बुरा बोलना जरूरी नहीं है। अनिरुद्ध को जैसे ही यह पता चलता है कि आरुषि का हाथ जल गया है, उसे गुस्सा आता है और वह जोर से स्पून को टेबल पर रखते हुए सर्वेंट पर चिल्लाते हुए कहता है, वह खाना बना रही थी तो फिर तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम्हें क्या सैलरी किचन में खड़े रहने की देता हूँ? सर्वेंट घबराते हुए, सॉरी सर, हम उन्हें मना करते हैं लेकिन वह मानती ही नहीं है। अनिरुद्ध गुस्से से, वह माने या ना माने तुम मेरी एक बात सुन लो, अगर मुझे पता चला कि यार उसने फिर खाना बनाया है तो अगले दिन तुम्हारा पता यहाँ से कट जाएगा, मैं पूरा स्टाफ चेंज कर दूंगा, इसलिए आइंदा मुझे ये सुनने में नहीं आना चाहिए। स्टाफ घबराते हुए अनिरुद्ध के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, सॉरी सर, आगे से हम ध्यान रखेंगे, हम उनसे कुछ भी नहीं करने देंगे। अनिरुद्ध खाना छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। मुस्कान ये देखकर हैरान रह जाती है कि जो अनिरुद्ध आरुषि के हट होने पर इतना परेशान हो गया, इतने गुस्से में आ गया, भला वह उसके लिए अपनी पत्नी को कैसे छोड़ेगा। तारांकन अनिरुद्ध गुस्से में अपने कमरे में पहुंचता है और जोर से अपने पैर को दीवार में मारते हुए कहता है, उसे मैंने इतनी बार मना किया है कि यह सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं मानती, जला लिया ना उसने अपना हाथ, अब मुझे तकलीफ हो रही है, उसे कितना दर्द हो रहा होगा। मन तो कर रहा है कि अभी कमरे में जाओ और उसे देखूं कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन हमारे बीच की दूरी। गुस्से से तारांकन रात के 1 बजे आरुषि की आंख खुलती है, उठते ही उसे पानी की प्यास लगती है और उसका शरीर भी पसीना पसीना हो रखा था। आरुषि बेड से उठकर टेबल पर रख मग को उठती है, लेकिन उसमें पानी नहीं था। पानी पाने लेने के लिए आरुषि किचन में जाती है। आरुषि पानी पी ही रही होती है कि तभी किचन में एक आहट होती है और उसे चौंक जाती है। उसे थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि किचन में अंधेरा सा हो रखा था, एक बहुत ही डिम लाइट ऑन थी। आरुषि मुड़ती है और वह देखती है कि उसके सामने अनिरुद्ध खड़ा है। अनिरुद्ध को देखकर आरुषि को रिस्पांस नहीं देती और वह वापस से टर्न हो जाती है और पानी पीने लगती है, लेकिन उसके मन में सवाल चल रहे होते हैं, आखिर इससे भी इसी वक्त प्यास लगी थी क्या, या फिर यह मुझ पर नजर रख रहा था? नहीं नहीं, इसके हाथ में भी पानी का मग है, ये भी अपनी ही लेने आया होगा। अनिरुद्ध धीरे से पानी के मन को टेबल पर रखता है और वह फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगता है। पानी पीते हुए भी वह आरुषि को ही देख रहा होता है। आरुषि अपना पानी खत्म करते हैं और मग में पानी भरकर जैसे ही मुड़कर जाने लगती है, अनिरुद्ध आरुषि के एकदम सामने आ जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, रुको, मुझे पता चला कि तुम्हारा हाथ जल गया है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि किचन में तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, सर्वेंट है यहाँ पर, क्या तुमने दवाई लगाई? आरुषि अनिरुद्ध के सवाल का कोई जवाब नहीं देती, वह चुपचाप खड़ी होती है। आरुषि की चुप्पी देखकर अनिरुद्ध फिर से कहता है, मैंने कुछ पूछा है आरुषि? वह अच्छा याद आया तो तुमने कसम खाई थी कि तुम मुझसे अब कभी बात नहीं करोगी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये पॉसिबल है? हम एक ही घर में रहते हैं, तुम पत्नी हो मेरी। हाँ, तुमने गलतियां की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे बीच में कोई बात नहीं होगी। अपने मौन व्रत को तोड़ो और बताओ मुझे तुम्हारी कहाँ चला है, अगर ज्यादा है तो कल हम डॉक्टर के जाएंगे। आरुषि फिर भी खामोश रहती है और आरुषि के इस साइलेंट बिहेवियर को देखकर अनिरुद्ध बहुत इरिटेट होता है। अनिरुद्ध गुस्से से, देखो आरुषि तुम यूं। अनिरुद्ध अपनी बात आगे कहता कि तभी किचन में मुस्कान पहुंचती है। यह आरुषि और अनिरुद्ध दोनों के लिए ही अनएक्सपेक्टेड था। मुस्कान के हाथ में भी पानी का मग लगा हुआ था। मुस्कान, आप दोनों यहाँ पर, क्या आप लोग भी पानी लेने आए हैं? अनिरुद्ध, हाँ, हम दोनों पानी लेने आए हैं। क्या तुम्हारे कमरे में भी पानी नहीं था? मुस्कान, मेरे कमरे में पानी था लेकिन काफ़ी गर्म सा हो गया था और मुझे ठंडा पानी पीने की आदत है, रिसर्च गर्मी को ज़्यादा ही है तो अपने आप ही आंख खुल गई। आरुषि फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर मुस्कान को देते हुए कहती है, ये लो, इसे अपने साथ ही ले जाना। मुस्कान, थैंक यू आरुषि, वैसे दादी ने बताया कि तुम्हारा हाथ जल गया है, अब कैसा है, क्या तुमने दवाई लगाई? आरुषि, इतना कुछ भी नहीं हुआ है, हाँ वह काम करते वक्त थोड़ा सा जल गया था, दवाई लगा ली है मैंने, काफ़ी आराम है और कल मैं तो ठीक हो जाएगा। आरुषि के जवाब पर अनिरुद्ध सरकास्टिकली मुस्कुराता है क्योंकि यही सवाल उसने और उसी से 2 बार पूछा था तब, और उसने जवाब नहीं दिया और मुस्कान को उसने तुरंत जवाब दे दिया। वो समझ रहा था कि आरुषि ने अपने इस साइलेंट ट्रीटमेंट को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है, लेकिन अनिरुद्ध कोई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आरुषि उसे बिल्कुल अवॉइड करना शुरू कर दे। मुस्कान,
चलो अच्छा है, अब हम इतनी रात को तीनों ही जाग गए हैं तो नींद आना मुश्किल है। एक काम करते हैं, गार्डन में जाकर तीनों थोड़ी देर बैठते हैं, फ्रेश और अच्छा फील करेंगे और नींद भी तुरंत आ जाएगी। अनिरुद्ध को आरुषि से बात करनी थी, चाहे वह फिर किसी जरिए से क्यों ना हो, इसलिए वह मुस्कान कैसे आइडिया को हाँ कर देता है, लेकिन आरुषि मना करते हुए कहती है, सॉरी मुझे नींद की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है, आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। आरुषि मुस्कुराकर वहां से चली जाती है, लेकिन अनिरुद्ध को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। मुस्कान अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहती है, तो क्या हम चले? अनिरुद्ध एक उबासी लेते हुए कहता है, आरुषि की बात सुनकर मुझे लगता है कि हमें भी सोना चाहिए, वैसे भी कल ऑफिस है और इम्पोर्टेंट मीटिंग, और ऐसा ना हो कि बात करने बैठ गए तो बाद में ही रात निकल जाए, और तुम्हारा तो कल पहला दिन है, तुम्हें तो और एनर्जी चाहिए, इसलिए तुम जाकर सो जाओ, मैं भी चलता हूँ। अनिरुद्ध भी वहां से चला जाता है, लेकिन मुस्कान को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। मुस्कान गुस्से से, अच्छा तो पत्नी ने मना किया तो पति भी चला गया, मतलब वह मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था, उसे आरुषि से बात करनी थी। यकीन नहीं होता कि वही अनिरुद्ध है जिसके आगे किसी की नहीं चलती थी, लेकिन अब तो लग रहा है कि इसकी पत्नी के आगे नहीं चल रही है। खैर मेरी एक बार शादी हो जाने दो, मैं भी इसको बिल्कुल ऐसे ही नखरे दिखाऊंगी, तभी शायद ये कंट्रोल में आएगा। 76 तुम दूसरी शादी कर सकते हो। आरुषि अपने कमरे में पहुंचकर टेबल पर पानी रखती है और जैसे ही वह दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ती है तभी उसके कमरे में अनिरुद्ध पहुंचता है। अनिरुद्ध को देखकर आरुषि नर्वस हो जाती है। वह अनिरुद्ध को रोकना चाहती थी, लेकिन जो उसने कसम खाई थी उसके कारण वह कुछ भी नहीं बोल पाती। अनिरुद्ध गुस्से से आरुषि को देखता है और उसके बाद वह कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद उसे कहता है, क्या तुम अभी मुझे कुछ नहीं कहोगी? अभी तुम चुप रहोगी? देखता हूँ तुम ऐसे कब तक चुप रहोगी और कितने दिनों तक तुम्हारा यह मौन व्रत वाला नाटक कब तक चलेगा? आरुषि को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, तभी वह देखती है कि अनिरुद्ध उसके करीब आ रहा है। आरुषि अपने कदम पीछे करने लगते हैं। अनिरुद्ध उसके करीब पहुंचता है, लेकिन वह लेफ्ट मुड़कर बेड के सामने रखे सोफे पर जाकर बैठ जाता है। अपने पाँव को एक के ऊपर एक टेबल पर रखते हुए एक एटीट्यूड टोन में वह कहता है, देखता हूँ आखिर कब तुम नहीं बोलोगी, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन लूँगा मैं इस कमरे से नहीं जाऊँगा, चाहे फिर सुबह हो जाए। यह बात दादी को पता चल जाए कि बाबा जी के उपाय बताने के बावजूद भी तुम और मैं पूरी रात इस कमरे में एक साथ थे। दादी बहुत गुस्सा होगी, जितनी मुझ पर होगी उससे कहीं ज़्यादा तुम पर होगी। और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुमने ये कहोगी कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ तो वह कोई नहीं मानेगा, क्योंकि उन्हें थोड़ी ना पता है कि हमारे बीच में वह पति पत्नी वाला रिश्ता अब तक बना नहीं है। सभी घरवालों को तो यही लगेगा कि पति पत्नी 2 दिन भी नहीं रुक पाए। बेचारी दादी कितनी परेशान हो जाएगी यह सोचकर कि फिर से उनके अनिरुद्ध पर कोई मुसीबत ना जाए, क्योंकि वह कसम तो उन्होंने तोड़ दी है। अनिरुद्ध अपनी बातों से आरुषि को डराने की कोशिश कर रहा था ताकि वह बोले, लेकिन आरुषि नहीं डर रही थी, क्योंकि वह इस बाबा वाली कहानी की हकीकत सिर्फ वही जानती थी, क्योंकि वही तो उसकी रचयिता थी। आरुषि के चेहरे पर एक गंभीरता और शांति देखकर अनिरुद्ध परेशान हो जाता है कि वह उसकी बातों से डर क्यों नहीं रही है। वहीं पर आरुषि एक गहरी सांस लेती है और उसके बाद वह एकदम से दरवाजे की तरफ तेजी से जाने लगती है। जैसे अनिरुद्ध ये देखता है वह भी सोफे से उठता है और तेज कदमों से आरुषि की तरफ आगे बढ़ता है। आरुषि दरवाजा खोले उससे पहले अनिरुद्ध आरुषि को पीछे कमर से पकड़कर अपनी तरफ टर्न करता है और उसके बाद में उसके दोनों हाथों को दरवाजे से सटा देता है। अनिरुद्ध आरुषि की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ऐसे बचकर भाग जाओगी? इतना आसान नहीं है आरुषि, अब बहुत हो गया है, अपना यह मौन व्रत तोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे से अपना सारा सामान ले जाने की? बात सिर्फ 1 महीने की है, जिंदगी भर की नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है इस 1 महीने के बाद भी तुम इसी कमरे में रहोगी? आरुषि कुछ नहीं कहती, वह अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ देती है। ये देखकर अनिरुद्ध का गुस्सा और भी बढ़ते जा रहा था। एक तो उसने आरुषि से 2 दिन से बात नहीं की और अब तो आरुषि उसे पूरी तरह से कट कर रही है। अनिरुद्ध गुस्से से आरुषि को कहने जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र उसके उस हाथ पर पड़ती है जो खाना बनाते वक्त जल गया था। अनिरुद्ध आरुषि के दोनों हाथों को छोड़ता है और उसके बाद जो हाथ उसका जला है उसे ऊपर से पकड़ते हुए एक परेशान टोन में कहता है, तुम्हारा हाथ कितना जल गया है और तुम इतनी लापरवाही कर रही हो? तुम्हें डॉक्टर के जाना चाहिए था, अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया, टेटनस बन गई तो फिर क्या होगा? मुझे नहीं पता था कि इतना बन हो गया है, लापरवाही की भी हद होती है। कल सुबह तैयार रहना, हम डॉक्टर के जाएंगे। और एक बात, अगर आइंदा तुम मुझे किचन में खाना बनाते हुए देखा तैयार तो याद रखना, तुम्हारे चक्कर में मैं 29 लोगों को नौकरी से निकाल दूंगा जो हमारे किचन में काम कर रहे हैं। उनकी नौकरी जाने की जिम्मेवार तुम होगी, इसलिए किचन में कदम रखना जरूर, लेकिन खाना बनाने की नीयत से नहीं।
एक तरफ अनिरुद्ध की वो इतनी कड़वी बातें जो आरुषि के दिल को इतना बुरी तरह से तोड़ देती है, और फिर अनिरुद्ध की यह परवाह करना। आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वैसे भी 2 दिन से तो वह अपने आंसुओं को अंदर ही पी रही है, अपनी तकलीफ को अंदर ही छुपा रही है। आखिरकार आरुषि अपनी चुप्पी तोड़ देती है और वह अपना हाथ अनिरुद्ध के हाथ से छुड़ाकर उसे गुस्से से पुश करते हुए कहते हैं, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तुम एक चीज़ डिसाइड क्यों नहीं करते? क्यों मुझे हर दिन एक नई तकलीफ दे रहे हो? एक तरफ तुम कहते हो कि मेरे आसपास होने से तुम्हें घुटन होती है, तुम्हें गुस्सा आता है, तुम्हें धोखा याद आता है। अब जब मैं तुमसे दूर हूँ, तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, अपने आप को तुम्हारे सामने आने से रोक रही हूँ, तो तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, मुझे बात करने के लिए मजबूर कर रहे हो। यह मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो। जिस लड़की ने तुम्हें इतनी तकलीफ दी है, तुम क्यों उसे लड़के की इतनी परवाह कर रहे हो? मेरे साथ यह खेल खेल बंद कर अनिरुद्ध, ऐसे खेल मत खेलो मेरे साथ। आंखों में आंसू। आरुषि की बात सुनकर अनिरुद्ध गुस्से से एक कदम उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी बाजू को कसकर पकड़कर अपने दांतों को गुस्से से पीसते हुए कहता है, मैं खेल खेल रहा हूँ आरुषि, में कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ। खेल तो तुमने खेला था, एक तरफ मेरे साथ यहाँ अच्छा बना रही थी और वहीं दूसरी तरफ सुशांत के साथ मिलकर मुझे बर्बाद करने की प्लान बना रही थी। तुम तो शुक्र मनो, कितना हो जाने के बावजूद भी तुम मेरे घर में हो और मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। अगर मैं कोई और होता ना तो उसी रात तुम दोनों को मार चुका होता। आरुषि, इमोशनल तो क्यों नहीं मारा? मार देना चाहिए था ना। जिस लड़की ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए इतना सब कुछ किया, उसे वही खत्म कर देना चाहिए था। तुम्हें मुझे उसे रात मार देना चाहिए था। अनिरुद्ध, क्यों मुझे अब तक इस घर में रख रखा है? अनिरुद्ध गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींचते हुए अपने आंख के आंसू को कंट्रोल करते हुए कहता है, काश मैं कर सकता, लेकिन अब मैं मजबूर हो गया कुछ चीज़ों के हाथों जो मेरे वश में नहीं है। पहले मैं बिल्कुल आज़ाद था, लेकिन अब मुझे किसी ने अपनी तरफ जकड़ लिया है। तुम्हें चाहकर भी तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आरुषि, इन 20 दिनों में ऐसा क्या बदल गया है जो तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते? वैसे तो तुमने यह शादी मुझसे बदला लेने के लिए करी थी ना, मुझे तकलीफ देने के लिए की थी। तो पहुंचाओ, मुझे तकलीफ दो मुझे, और दर्द इतने हमदर्द मत बनो मेरे। और अगर तुम चाहो तो इस रिश्ते से आज़ाद हो सकते हो। तुम दूसरी शादी कर सकते हो, किसी और को अपनी जिंदगी में लेकर आ सकते हो, तो जैसी लाइफ चाहते हो वैसे लाइफ जी सकते हो। अनिरुद्ध और मुस्कान की बढ़ती हुई नज़दीकी को देखकर आरुषि ने अनिरुद्ध से यह बात कही थी, लेकिन अनिरुद्ध को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। अनिरुद्ध, गुस्से से, क्या कहा तुमने? इतनी बड़ी बात तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो? मतलब तुम्हें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर सच में मैं किसी और दूसरे की लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाऊं, या कोई दूसरी लड़की मेरी जिंदगी में आ जाए? क्योंकि जिस तरह से तुमने बात कही है उससे तो यही लग रहा है कि इस रिश्ते से तुम मुझे आज़ाद नहीं, खुद को आज़ाद करना चाहती हूँ। क्या सोच रही हो? वापस सुशांत के पास जाना चाह रहे हो? आरुषि गुस्से से अनिरुद्ध के हाथ को झटकते हुए कहती है, बस कर अनिरुद्ध, अब बार बार सुशांत को बीच में लाना बंद करो। सुशांत का चैप्टर मेरी लाइफ से खत्म हो चुका है, नहीं जा रही मैं वापस सुशांत के पास। अगर जिंदगी में वह मोड़ आया जहां पर मैं और तुम कभी अलग भी हो जाते हैं, तो मेरी जिंदगी में सुशांत वापस नहीं आएगा। सुन लिया तुमने? और सिर्फ सुशांत ही नहीं, बल्कि कोई भी दूसरा आदमी मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। मेरी जिंदगी में तुम आ चुके हो, तुम्हारी बात कोई नहीं आए। होप कि अब तुम इस तरह के बेहुदा सवाल मुझसे फिर नहीं करोगे। आरुषि फुट फुट के रोने लगती है और उसी को इस तरह रोते हुए देखकर अनिरुद्ध को भी तकलीफ होती है, लेकिन इस समय वह दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। जहां पर अनिरुद्ध को सच्चाई जानने के बाद भी यही लग रहा था कि आरुषि के दिल में सुशांत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, और अगर वक्त आया तो वह सुशांत के पास वापस चली जाएगी। वही आरुषि को ये लग रहा था कि जिस तरह से मुस्कान आई है, अनिरुद्ध का ध्यान मुस्कान की तरफ चला गया है, लेकिन क्योंकि उसकी पत्नी है और वह उसको अपना अधिकार में रखना चाहता है, इसलिए वह आरुषि के पास आ रहा है। लेकिन हकीकत में शायद अब अनिरुद्ध को आरुषि में इंटरेस्ट नहीं रहा है। आरुषि को ऐसे रोता हुआ देखकर अनिरुद्ध उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक से वह रुक जाता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहता है, आज हम जहाँ भी है इसकी शुरुआत जरूर मैं की थी, लेकिन अंजाम तक तुम लेकर आई थी। हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन तुम किसी और के साथ इन्वॉल्व थे। जब तक मुझे यह एहसास नहीं हो जाएगा कि तुम्हारे दिल में वह नहीं है, तब तक मैं तो चैन से नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मेरे दिल पर क्या गुजरती है। जब मुझे यह एहसास होता है कि जिस लड़की के लिए मैं खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वह मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। जिस लड़की के लिए मैं खुद को बदल रहा था, वह लड़की बदलने की तैयारी कर रही थी। मेरा दिल रो पड़ता है ये सोचकर कि जिस लड़की से मैं प्यार। अनिरुद्ध इतना कहते ही रुक जाता है और उसे एहसास होता है कि इमोशनल होकर वह अपने प्यार का इजहार आरुषि से कर रहा है, लेकिन आरुषि ने कुछ भी नहीं सुना था, वह खुद ही रोए जा रही थी। अनिरुद्ध कमरे से चला जाता है। अगली सुबह
अनिरुद्ध सर्वेंट के हाथों आरुषि के रूम में एक पैगाम भिजवाता है कि वह अभी अनिरुद्ध के कमरे में आए। हालांकि वैसे तो आरुषि बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब अनिरुद्ध ने उसको खुद से कहा है तो वो उसके कमरे में पहुंचती है। आरुषि अपने निगाहें नीचे करके अनिरुद्ध से कहती है, तुमने बुलाया था। अनिरुद्ध, तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के जाना है। आरुषि, कंफ्यूज, क्या हुआ तुम्हें, हम डॉक्टर की क्यों जा रहे हैं? अनिरुद्ध, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा जो हाथ जला है इसी के लिए जा रहे हैं। आरुषि, मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, वैसे भी दवाएं लगा रही हूँ, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बात खत्म करके आरुषि जैसे ही जाने लगती है तभी अनिरुद्ध आरुषि के हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ टर्न करता है और उसके बाद एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे अपने करीब करते हुए कहता है, तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मेरी बात को पूरे सुने बिना ही अवॉइड करके जा रही हो। जब मैं तुमसे कहा है कि हम डॉक्टर के जा रहे हैं तो मतलब जा रहे हैं, उसके बाद तुम्हारा हाँ या ना मैटर नहीं करता। आरुषि, गुस्से से क्यों मैटर नहीं करता, मेरा हाथ जला है, मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे डॉक्टर के जाना है नहीं जाना, इसलिए मेरा जवाब यही है कि मैं नहीं जाऊंगी। अनिरुद्ध, सार्कास्टिक स्माइल, आरुषि मुझे तुम यह एटीट्यूड मत दिखाओ, तुम्हें डॉक्टर के जाना पड़ेगा वरना। आरुषि अनिरुद्ध की आंखों में कॉन्फिडेंट नजरों से कहती है, वरना क्या क्या कर लोगे तुम? अनिरुद्ध, तुम रिग्रेट करोगी। इतना कहते ही अनिरुद्ध आरुषि के होठों को चूमना शुरू कर देता है। पहले तो आरुषि हैरान रह जाती है और उसके बाद वह अनिरुद्ध को अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध आरुषि के बिना किस को ब्रेक किया दोनों हाथों को पकड़ता है और उसके कमर के पीछे मोड़ देता है और वह उसे और पैशनेटली किस करने लगता है। किस करते हुए आरुषि पीछे चलने लगती है, लेकिन अनिरुद्ध किस को ब्रेक नहीं करता और धीरे धीरे पीछे चलते हुए आरुषि दीवार से सट जाती है। अनिरुद्ध की उस पैशनेट किस से अब तो आरुषि भी हार मान चुकी थी, वह भी अब एकदम से शांत हो जाती है, अनिरुद्ध को दूर करने की कोशिश छोड़ देती है। अनिरुद्ध आरुषि की बाजू को पकड़ता है और वह और भी इंटेंस होकर आरुषि को चूमे जा रहा था। आरुषि भी अपना होश खो रही थी, उनके बीच की वह झगड़ा, वह लड़ाई, वह बहसबाजी उस कुछ पलों के लिए बिल्कुल खत्म सी हो गई थी। आरुषि भी अनिरुद्ध को पैशनेटली चूमने लगती है, दोनों के बीच में एक इंटेंस लिप लॉक मोमेंट होता है। अनिरुद्ध और आरुषि एक दूसरे में खो गए थे और तभी दरवाजे पर नोक होता है जिससे वह रुकते हैं और दोनों का एहसास होता है। इस समय क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से दूर रहना है और अभी जो कर रहे थे उससे वह दोनों ही थोड़े से शर्मा जाते हैं और चौंक भी जाते हैं कि कहीं दूसरे इंसान को उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर पता न चल जाए, इसलिए वह नॉर्मल होने की एक्टिंग करने लगते हैं। हालांकि दोनों का ही चेहरा काफी लाल हो रखा था और आरुषि की तो सांसें अभी भी तेज ही चल रही थी। अनिरुद्ध अपने लिप्स को क्लीन करता है और आरुषि अपना हुलिया ठीक करती है। अनिरुद्ध सोफे पर बैठ जाता है और वह अपने हाथ में फाइल पकड़ लेता है। आरुषि अनिरुद्ध के पास आकर खड़ी हो जाती है। अनिरुद्ध, हाँ बोलो, बाहर खड़े इंसान के लिए आवाज लगता है और कमरे में मुस्कान एंटर होती है, वह भी हाथ में 2 कप चाय के साथ। जैसे ही आरुषि मुस्कान को अपने कमरे में देखती है वह गुस्से से अनिरुद्ध की तरफ देखती। 77, हाँ मुझे जलन होती है। हाथों में 2 कप चाय लेकर मुस्कान अनिरुद्ध के कमरे में एंटर होती है और आरुषि ये देखकर चौंक जाती है क्योंकि मुस्कान का अनिरुद्ध के कमरे में इतना जल्दी आना बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। हालांकि वह देख रही थी कि उनके बीच में नज़दीकियां बढ़ रही है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह उनके कमरे में आ जाएगी और आरुषि को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। भले ही इस समय उसकी और अनिरुद्ध के बीच में कितनी भी लड़ाई क्यों ना चल रही हो, लेकिन एक दूसरे लड़की को वह अपने बेडरूम में बर्दाश्त नहीं करेगी। अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे की तरफ देखकर समझ जाता है कि उनके बीच में फिर से एक बहस होने वाली है और शायद ये बहस काफ़ी लंबी चलेगी। हालांकि अनिरुद्ध को भी मुस्कान का कमरे में आना अच्छा नहीं लगा। मुस्कान भी आरुषि को देखकर थोड़ा सा हिचकिचा जाती है क्योंकि वह तो यही सोच रही थी कि उसे कमरे में अकेला अनिरुद्ध मिलेगा और चाय के बहाने उसे कुछ वक्त अनिरुद्ध के साथ बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आरुषि और अनिरुद्ध के बीच में दूरी आएगी और उसके और अनिरुद्ध के बीच में नजदीकी। मुस्कान झूठी मुस्कुराते हुए टेबल पर चाय रखते हुए अनिरुद्ध और आरुषि को गुड मॉर्निंग रहती है। अनिरुद्ध, गुड मॉर्निंग मुस्कान, लेकिन तुम यहाँ, वह भी चाय के साथ, मेरा मतलब है कि तुम ही सब करने की जरूरत नहीं थी, सर्वेंट है, तुम हमारे मेहमान हो, अगर तुम हमारे लिए ये सब करोगी तो हमें बड़ा अजीब लगेगा। मुस्कान, इसमें अजीब क्या है, मेरा मतलब कि मैं चाय बना रही थी तो सोचा कि तुम्हें देने आ जाऊं। आरुषि अच्छे से समझ रही थी कि ये 2 चाय वह खुद के और अनिरुद्ध के लिए लेकर आई है। आरुषि तो वैसे ही अनिरुद्ध और मुस्कान के नज़दीकियों से गुस्सा थी और अब तो उसका कमरे में आना आरुषि को और भी भड़का दिया था, इसलिए वह अनिरुद्ध से एक रूड टोन में कहती है, तुम अपनी चाय एंजॉय करो, मैं चलती हूँ।
आरुषि जैसे ही जाने लगती है तभी अनिरुद्ध हल्का सा उठता है और उसका हाथ पकड़ कर कहता है, तुम अभी कहाँ जा रही हो, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है, और वैसे भी मुस्कान हमारे लिए चाय लेकर आई है, यह अच्छा नहीं लगेगा ना, तुम चाय को बिना पिए ही चली जाओगी। अनिरुद्ध की आवाज़ सुनकर आरुषि और मुस्कान दोनों ही हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं। हालांकि तीनों इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि ये दो चाय अनिरुद्ध और मुस्कान के लिए है, लेकिन अनिरुद्ध ने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कि उसे ये लग रहा है कि ये दो चाय आरुषि और उसके लिए है। अनिरुद्ध, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? अब मुस्कान आगे मना कैसे कर सकती थी, वह झूठी मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं अनिरुद्ध, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा। आरुषि, मैं तुम दोनों के लिए चाय लेकर आई हूँ तो इसे पीकर ही जाना। अच्छा, मैं चलती हूँ, देखती हूँ कि मधु आंटी कहाँ है, उनसे कुछ काम था। खाली ट्रे लेकर मुस्कान कमरे से बाहर निकालकर गुस्से से कहती है, मैं क्या नौकर हूँ, मैं ये चाय खुद की और अनिरुद्ध के लिए लेकर गई थी, लेकिन यह आरुषि यहाँ कहाँ पहुँच गई। अगली बार से मुझे थोड़ा ध्यान रखकर जाना होगा, मेरा अच्छा खासा मौका हाथ से चला गया उसे आरुषि के कारण। मधु आंटी, कोई बात बतानी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर मेहमान बनकर रह जाऊँ और यहाँ आरुषि और अनिरुद्ध के बीच में प्यार की गाड़ी और भी आगे बढ़ जाए, कहीं दूर करने के चक्कर में यह और करीब ना आ जाए। तारांकन। मुस्कान के जाते ही आरुषि गुस्से से अनिरुद्ध को गुस्से देखते हुए कहती है, तुम ही पी लो ये दोनों चाय, क्योंकि यह चाय वह खुद के लिए और तुम्हारे लिए लेकर आई थी, मेरे लिए नहीं, एंजॉय करो। आरुषि जैसे ही एक कदम आगे बढ़ती है, अनिरुद्ध उठकर आरुषि का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, तुम ऐसे कैसे जा रहे हो, मैं तुम्हें मना किया ना, तुम ही मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती, तुम्हारे मन करने का अंजाम क्या होगा तुम अभी थोड़ी देर पहले देख चुकी हो। आरुषि गुस्से से अनिरुद्ध के हाथ को झटकते हुए कहती है, ये यहाँ पर क्या कर रही थी, क्या तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि अब ये लड़की कमरे में भी आने लगी, और वह भी तब जब मैं इस कमरे में नहीं रहती हूँ, या फिर यह पहले भी आ चुकी है, वह तो आज मैं यहाँ हूँ इसलिए मैंने नोटिस कर लिया। क्या ये तुम्हारे कमरे में रात में भी आती है, क्या तुम दोनों एक साथ लंबे घंटे तक इस कमरे में अपने ऑफिस के बारे में बातें करते हो, आखिर मेरी ना मौजूदगी में क्या होता है इस कमरे में, वैसे भी तुम दोनों के कमरे आमने सामने है, पलक झपकते ही इधर से उधर तो नहीं होते ना। गुस्से से सस्पाइसियस नजरों से अनिरुद्ध को अनिरुद्ध हैरान होते हुए, एक मिनट, ये तुम क्या बकवास बातें कर रही हो और तुम मुझे ऐसे कैसे देख रही हो, ये पहली बार इस कमरे में आई है, वह भी तुम्हारे सामने, और इस कमरे से तुम चली गई, इसका मतलब यह नहीं किसी कमरे में कोई दूसरी लड़की आ जाएगी, मुझे क्या पता था मुस्कान है, मुझे तो लगा कोई सर्वेंट है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। आरुषि नाराज टोन और जेलस टोन, क्या मतलब है कैसे सोच सकती हूँ, जो देख रही हूँ उससे तो कोई भी सोच सकता है, जैसे कि जहाँ तुम नॉर्मल किसी से बात नहीं करते उसे मुस्कान से तुम इतना हंस हंस कर बात कर रहे हो, वह तुम्हारे साथ ऑफिस जा रही है, तुम्हारे साथ ही आ रही है, इनफैक्ट अब तो तुम जल्दी घर आने लगी हो, वरना पहले तो तुम 11, 12, कभी कभी 1 भी बजाते थे, मात्र 2 दिनों के अंदर ही तुम्हारी बॉन्डिंग ऐसे हो गई है जैसा अनुराधा के साथ थी, और आज तो वह चाय का कप भी लेकर आई थी, क्या पता फिर कुछ और हो जाए। आरुषि के चेहरे पर जलन देखकर अनिरुद्ध मन ही मन मुस्कुराता है, वह सोफे से खड़ा होता है और आरुषि की तरफ आगे बढ़ता है, अपनी तरफ अनिरुद्ध को आते हुए देखकर आरुषि अपने कदम पीछे करते हुए कहती है, ये तुम मेरी तरफ क्यों आ रही हो, वहीं बैठे रहो और अपनी चाय एंजॉय करो। अनिरुद्ध आरुषि के करीब आकर उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में देखकर धीमे लफ्जों में कहता है, तुम्हारी बातों से जलन की बदबू आ रही है, तो मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मुस्कान से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहा हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है। आरुषि अनिरुद्ध की बात को नकारते हुए कहती है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, तुम जो मर्जी करो, मैं तो बस तुम्हें बता रही थी। अनिरुद्ध, अच्छा तो सिर्फ बता रही थी, तो अभी इतना गुस्सा क्यों हुई, जब वह कमरे में चाय लेकर आई तब भी तो तुम ऐसे नॉर्मल ही रिएक्ट कर सकती थी। आरुषि अनिरुद्ध की तरफ हैरानी से देखते हुए कहती है, तो मेरा ये तुम्हें ओवर रिएक्शन लग रहा है, जरा तुम रोल रिवर्स कर दो, समझो कि एक गेस्ट के रूप में कोई लड़का आता, सिचुएशन सेम होती, लेकिन वह लड़का तुम्हारे कमरे की बजाय मेरे कमरे में चाय लेकर आता, मेरा और उसका कमरा आमने सामने रहता, मैं उसके साथ ऑफिस जाती, उसी के साथ आती, तो तब तुम क्या करते, तुम भी कुछ सवाल नहीं करते, क्योंकि इस समय हमारे बीच में कुछ झगड़ा चल रहे हैं, इसलिए तुम मेरी उसे लड़के के साथ नजदीकी बर्दाश्त कर लेते। आरुषि के सिर्फ बात कहने से ही अनिरुद्ध को जलन हो जाती है, वह एग्रेसिवली आरुषि को अपने करीब करके उसकी आंखों में देखकर एक एग्रेसिव टोन में कहता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारी कोई इतने करीब आए और मुझे ये सब बोलकर वह सब बातें इमेजिन करवाने की जरूरत नहीं है। आरुषि नर्वस, क्या बात है, सिर्फ कहने पर ही तुम इतने जेलस हो गए, मैं तो आंखों से देख रही हूँ वह सब जो तुम सोच भी नहीं सकते। अनिरुद्ध, तो मतलब तुम्हें जलन हो रही है मुझे और मुस्कान को साथ देखकर।
अनिरुद्ध के इस सवाल पर आरुषि पैनिक हो जाती है। वह हड़बड़ाते हुए अनिरुद्ध का हाथ अपने कमर से हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए, तुम अपनी चाय खत्म करो, बाकी की बातें हम बाद में कर लेंगे। अनिरुद्ध, सीरियस नहीं आरुषि, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, जवाब दो, तुम्हें जलन होती है या नहीं? आरुषि, इस जवाब से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? अनिरुद्ध, फर्क तो पड़ेगा, पहले तुम जवाब दो, क्या तुम्हें जलन होती है या तुम्हें सिर्फ उन लड़कियों से जलन होती है जो सुशांत के करीब जाती थी? फिर से सुशांत को अनिरुद्ध को बीच में लाना आरुषि को इरिटेट कर देता है। आरुषि अपनी आंखों को ऊपर की तरफ रोल करते हुए कहती है, फिर से सुशांत? अनिरुद्ध, अब उसका नाम और उसका चेहरा मेरी नज़रों में आ चुका है, जो इतनी आसानी से जाना आसान नहीं है, और जो बातें सुनी है उसके बाद तो बता नहीं सकता। सुशांत नाम से ही चिढ़ हो गई है मुझे, इसलिए बताओ मुझे, तुम्हें मेरे लिए जलन होती है या नहीं? कोई फर्क पड़ता है तुम्हें? आरुषि। अनिरुद्ध, एक लंबा पोज। अनिरुद्ध, इंतजार, हाँ बोलो आरुषि, तुम्हें जलन होती है मेरे लिए? आरुषि, एक गहरी सांस लेकर, हाँ मुझे जलन होती है जब कोई दूसरी लड़की तुम्हारे करीब आती है, और यहाँ पर सिर्फ बात मुस्कान की नहीं हो रही है, मुझे हर उस लड़के से तकलीफ होती है, हर उसे लड़की से प्रॉब्लम होती है जो तुम्हारे करीब होती है, चाहे फिर वह नैना हो, अनुराधा हो, मुस्कान हो या कोई और हो। मैं नहीं पसंद करती तुम्हारी जिंदगी में किसी दूसरे लड़की की दखल। जिस तरह से तुम्हें बर्दाश्त नहीं है कोई लड़का मेरी तरफ आए, मुझसे फ्लर्ट करे, मुझसे बहुत हंसकर मुस्कुराकर ओवर फ्रेंडली होकर बात करे, वैसे मुझे भी नहीं पसंद। सुन लिया तुमने, जलन होती है मुझे, हाँ मैं कह नहीं सकती हूँ कि पहले नहीं होती थी, लेकिन अब होती है। अनिरुद्ध के दिल को एक सुकून पहुँचता है, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। अनिरुद्ध, और तुम्हें अचानक से लड़कियों से जलन क्यों होने लगी जो मेरे करीब होती है? आरुषि, यह क्या सवाल हुआ, और तुमने सिर्फ इतना ही सवाल पूछा था, अब नए और सवाल मत जोड़ो, ऐसे तो मैं भी पूछ सकती हूँ तुम्हें जलन क्यों होती है। अनिरुद्ध, मेरे पास इसका जवाब है जो मैं अभी नहीं दूंगा, एक सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगा। आरुषि, इंटेंस डोंट, मेरे पास भी जवाब है और मैं भी इस वक्त का इंतजार कर रही हूँ, मैं भी वक्त आने पर ही बताऊंगी, इसलिए आप कोई और सवाल नहीं, और प्लीज़ सुशांत का नाम फिर से लेकर मत आना। और एक बात, अगर मुझे तुम्हारी जिंदगी से जाना होता, तुमसे भागना होता, तो मैं तब भाग सकती थी, मेरे पास मौका था। जब तुम्हें गोली लगी थी तुम पूरे 12 घंटे के लिए बेहोश थे, उन 12 घंटे का फायदा उठाकर मैं कहीं भी जा सकती थी जहां से तुम मुझे न ढूंढ पाओ। आरुषि अपनी बात कहकर कमरे से चली जाती है, लेकिन उसकी बातें अनिरुद्ध को सोचने पर मजबूर कर देती है। अनिरुद्ध, सही कहा आरुषि ने, 12 घंटे ये कहीं भी जा सकती थी, लेकिन यह नहीं गई। तारांकन। आरुषि और अनिरुद्ध हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। आरुषि के चेहरे पर एक एम्बारसमेंट थी, जिसे देखकर अनिरुद्ध कहता है, क्या हुआ, तुम कब से मुझे ऐसे क्यों घूम रही हो, एक इंजेक्शन ही तो लगा है, क्या तुम इतना डरती हो इंजेक्शन से? आरुषि, इंजेक्शन से प्रॉब्लम नहीं हुई, वह नर्स मुझे जिस तरह से देख रही थी ना, उससे प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने कहा था ना इतनी नहीं लगी है, मुझे मेडिकल स्टोर से कोई भी बनिंग के लिए ऑइंटमेंट लाकर इसे ठीक किया जा सकता था, लेकिन तुम्हें तो मुझे हॉस्पिटल लेकर आना था, मुझे तो डॉक्टर के सामने में बताने में अजीब लग रहा था, आज से पहले इतना एम्बारसमेंट मैंने कभी फील नहीं किया। अनिरुद्ध, आरुषि शट अप, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है ऐसे छोटे छोटे घाव कब बड़े होकर इन्फेक्शन में बदल जाए, कुछ कह नहीं सकते। चलो गाड़ी में बैठो तो मैं घर छोड़ देता हूँ। अनिरुद्ध, आरुषि जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तभी अनिरुद्ध के पास एक कॉल आता है, जिसे सुनकर अनिरुद्ध कुछ परेशान हो जाता है। कॉल कट करने के बाद आरुषि पूछता है, क्या हुआ अनिरुद्ध, अचानक से एकदम परेशान क्यों हो गए, सब ठीक है ना? अनिरुद्ध, हाँ वैसे सब ठीक है, बस कुछ ऑफिस में प्रॉब्लम आ गई है। आरुषि, तो तुम एक काम करो, तुम मुझे यही छोड़ रहने दो, मैं टैक्सी से घर चली जाऊंगी, तुम सीधा अपने ऑफिस जो, पहले तो मुझे घर छोड़ोगे फिर ऑफिस जाओगे, और तब तक रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलेगा। अनिरुद्ध, अरे नहीं, तुम्हें क्या मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो मैं घर पहुंचना। आरुषि, जिद मत करो, तुम वाकई में परेशान लग रहे हो, पक्का कोई बड़ी बात है, और वैसे भी घर यहाँ से कुछ दूरी पर है, 10 मिनट का रास्ता है, मैं चली जाऊंगी। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कहीं और चली जाऊंगी? अनिरुद्ध, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे विश्वास है तुम नहीं जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा कैसे छोड़ दूं यहाँ पर? आरुषि, अनिरुद्ध, मैं चली जाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं कभी ऑटो टैक्सी से नहीं गई हूँ, मेरे लिए नॉर्मल है, तुम जाओ। अनिरुद्ध, ठीक है तुम इतना कह रही हो तुम, और सुनो, टैक्सी में बैठने से पहले पर ड्राइवर को ठीक से देख लेना, अगर वह कुछ अलग लगे या मतलब अजीब सा लगे तो मत बैठना।
अनिरुद्ध की बात पर आरुषि मुस्कुराती है और वह गाड़ी से उतर जाती है। उसके बाद अनिरुद्ध अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। आरुषि सड़क पर एक साइड खड़ी होकर टैक्सी का वेट कर रही होती है। तभी आरुषि की नज़र एक गाड़ी पर जाती है जिसे देखकर आरुषि शॉक्ड रह जाती है और उसी के सामने टैक्सी आकर रुकती है। आरुषि तुरंत उस टैक्सी में बैठी है और ड्राइवर से उसे गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, उस गाड़ी का पीछा करो, वह जहाँ जा रही है इसे भी वही लेकर चलो। रात के 10 बजे अनिरुद्ध गुस्से से अपने घर वालों पर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर आरुषि कहाँ गई? वह अब तक घर नहीं पहुंची और आप लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तारांकन, क्या धीरे धीरे बातचीत करने से अनिरुद्ध और आरुषि के बीच में काम हो जाएगी दूरियां, या फिर माया मधु देवी और मुस्कान लेकर आएगी एक नया खेल जिसके कारण आ जाएगी उनमें फिर से दूरियां? उनकी लव स्टोरी में क्या होता है जानने के लिए पढ़ते रहिए। 78 मैं सब तबाह कर दूंगा। रात के 10 बजे अनिरुद्ध सभी घरवालों पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, आप सब लोग कर क्या रहे हैं? मैं मानता हूं कि आपकी खुद की एक जिंदगी है, लेकिन कम से कम इतना तो इंसान ध्यान देता ही है कि उसका परिवार का सदस्य कहाँ है। रात के 10 बजे गए हैं और आरुषि घर पर नहीं है और किसी को भी कोई चिंता नहीं है। सब आराम से बैठकर बातें कर रहे हैं। अरे कम से कम मुझे ही इन्फॉर्म कर देते कि आरुषि अब तक घर नहीं आई है। मैं जानता हूं कि आप लोगों से पसंद नहीं करते, लेकिन भूलिए मत, वह मेरी पत्नी है। माया गुस्से से, भैया अब हम पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और उसी को छोटी बच्ची है क्या जो हम उसका ध्यान रखेंगे? और वैसे भी मुझे तो लगता है कि वह शायद कहीं चली गई है। शायद उसे आज मौका मिल गया इस घर से आपकी जिंदगी से दूर भगाने का। आज पहली बार आपने उसे मौका दिया खुद से घर जाने का, वरना वह हमेशा गाड़ी में आती जाती थी, तो उसे लगा कि मौका अच्छा है और शायद वह चली गई। माया का जवाब सुनकर अनिरुद्ध एग्रेसिवली उसकी तरफ बढ़ता है। माया अपने कदम पीछे कर लेती है और मधु देवी माया के सामने आ जाती है। माया को बचाते हुए वह अनिरुद्ध से कहती है, तू इस पर अपनी क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहा है? पता करने की कोशिश करके वह कहाँ है? अब तक घर क्यों नहीं आई? मुझे तो सच बताओ, थोड़ा डर लग रहा है कोई अनहोनी ना हो गई हो। अनिरुद्ध गुस्से से, प्लीज माँ अब आप तो ऐसी बातें मत बोलिए, मैं पहले ही बहुत घबरा रहा हूँ और आपकी बातें मुझे और डरा रही है। और इस लड़की को, माया को समझा दीजिए कि तमीज से बात किया करे। वह आरुषि भाभी है, मेरी पत्नी है वह, और अगर उसे भागना होता ना तो उसके पास अच्छा मौका था जब मुझे गोली लगी थी। और आइंदा अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा ना बोला करें। अनिरुद्ध को गुस्सा भी आ रहा था और वह परेशान भी हो रहा था। सुबह से आरुषि घर नहीं है और आज दादी भी घर पर नहीं है। अगर वह होती तो उन्हें पहले ही पता चल जाता और वह अनिरुद्ध को बता देती। अनिरुद्ध अपने लोगों को फोन लगाता है आरुषि के बारे में पता करने के लिए। उसकी आवाज में भी घबराहट थी और उसके हाथ भी कांप रहे थे। अनिरुद्ध के कांपते हुए हाथों को देखकर मधु देवी, माया और मुस्कान तीनों ही हैरान थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले अनिरुद्ध को कभी भी किसी भी कारण से इस तरह से घबराते हुए नहीं देखा। अनिरुद्ध घबराते हुए, हाँ जल्दी से पता लगाओ, हॉस्पिटल जल्दी जाओ और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो मुझे बताओ। सभी आदमी को कम पर लगा 2-1 घंटे के अंदर मुझे वह मिलनी चाहिए, मैं भी उसे ढूंढने जा रहा हूँ। अनिरुद्ध फोन कट करता है। तभी मधु देवी अनिरुद्ध से कहती है, अनिरुद्ध बेटा इतना क्या घबरा रही हो? मिल जाएगी तो वैसे घबराते हुए गाड़ी चलाकर ले जाओगे तो मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है, अपने साथ ड्राइवर को लेकर जाओ। अनिरुद्ध फ्रस्ट्रेटेड, माँ मेरी पत्नी सुबह से घर नहीं आई है, क्या ये घबराने वाली बात नहीं है? मेरे पहले ही दुश्मन काम नहीं है, मैं बस भगवान को याद कर रहा हूँ कि उसे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं सबको तबाह कर दूंगा। अनिरुद्ध की धमकी से सभी घबरा जाते हैं। अनिरुद्ध जैसे ही मुड़कर दरवाजे की तरफ जाने लगता है तभी आरुषि पहुंचती है। एकदम से मुस्कान बोल पड़ती है, आरुषि दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए। सभी लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं। आरुषि खड़ी होती है। आरुषि को देखकर अनिरुद्ध की जान में जान आई है। वह तेजी से आरुषि के पास जाता है और उसे एकदम से गले लगा लेता है। जिस तरह से अनिरुद्ध ने आरुषि को गले से लगाया था उसे देखकर मुस्कान को ठेस पहुंचती है और वह मधु देवी और माया की तरफ देखती है, क्योंकि उसके मन में बहुत सारे सवाल आ गए थे। अनिरुद्ध एकदम से आरुषि से दूर हटता है और उसे पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हें एक दिन मैंने कहा कि खुद से आ जाओ तो पता चलता है कि तुम तो घर ही नहीं पहुंची हो। सुबह के 10 बजे से तुम गायब हो और रात के 10 बजे के बाद तुम घर पर आए हो। आखिर इतने घंटे तक तुम कहाँ थी? आरुषि जवाब दो, गुस्से से चिल्लाते हुए। आरुषि अनिरुद्ध को देखती है। आरुषि की आंखें रो रो कर लाल हो रखी थी, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। आरुषि की साड़ी कीचड़ भी गंदी हो रखी थी, उसके हाथ पर भी चोट के निशान थे। अनिरुद्ध जब आरुषि को गौर से देखा है तो उसे एहसास होता है कि आरुषि के साथ कुछ गलत हुआ है। आरुषि की हालत देखकर अनिरुद्ध पहले से और भी ज्यादा घबरा जाता है। अनिरुद्ध, आरुषि ये तुम्हारी हालत कैसे हो रखी है? गुस्से में
आरुषि की आंखों से आंसू बहने लगे थे और तभी अनिरुद्ध की नज़र आरुषि के गाल पर जाती है जिस पर थप्पड़ के निशान था। आरुषि के चेहरे पर थप्पड़ का निशान देखकर अनिरुद्ध गुस्सा और भी ज्यादा हो जाता है। अनिरुद्ध बंदूक निकालकर एग्रेसिवली कहता है, आरुषि बताओ मुझे तुम्हारा ये हाल किसने किया है? मुझे जब तक मैं उसे बदला नहीं रहूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा, बताओ मुझे। गुस्से से चिल्लाते हुए, आखिर तुम सुबह से कहाँ थी और तुम्हारी हालत किसने की? आरुषि अनिरुद्ध को देखती है और वह उसके से गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। आरुषि रोते हुए, मुझे ले चलो यहाँ से अनिरुद्ध, मुझे यहाँ से ले चलो। आरुषि को यूं रोता हुआ देखकर और उसकी हालत देखकर अनिरुद्ध बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। लेकिन फिलहाल उसके लिए यह इम्पोर्टेंट था कि अभी वह आरुषि को संभाले। अनिरुद्ध आरुषि को अपनी बाहों में उठता है और उसे उसके कमरे में लेकर जाता है। अनिरुद्ध और आरुषि के जाने के बाद माया गुस्सा करते हुए कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर अब हमारी इस घर में इज्जत है क्या? उसे 2 कौड़ी के लड़के के लिए भैया सब कुछ तबाह करने चले हैं। क्या वह लड़की अब उनके परिवार से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई? और तुमने देखा माँ भैया मुझ पर कैसे चलाएं, वह गुस्से से मेरी तरफ कैसे आ रहे थे। तुम नहीं आते तो पता नहीं वह क्या कर देते। माया की बात पर मुस्कान कहती है, क्या मैंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? क्या मैंने आपकी बात मानकर सही किया पता नहीं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि अब जो मैंने देखा है उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि अनिरुद्ध आरुषि को कभी भी छोड़ेगा। मधु देवी, मुस्कान तुम ये कैसी बातें कर रही हो? देखो तुम अनिरुद्ध के एक्शन पर मत जाना, वह थोड़ा इम्पल्सिव है, जल्दी पैनिक हो जाता है और बहुत कुछ बोल जाता है। मुस्कान, आंटी मैं अनिरुद्ध के बोलने की बात नहीं कर रही, उसके एक्शन भी बता रहे थे। आपने देखा उसका हाथ कैसे कांप रहा था। अनिरुद्ध राणा जो इतना बड़ा माफिया है, जो किसी से नहीं डरता, लेकिन आज वह काम गया था ये जानकर कि उसकी पत्नी अब तक घर नहीं आई है। वह घबरा गया था ये सुनकर कि उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। और जिस तरह से जब आरुषि आया और वो दौड़कर उसने आरुषि को गले लगाया और उसकी वह लाइन की, अगर आरुषि को कुछ हो गया तो सबको तबाह कर देगा। आप लोगों को समझ में नहीं आता कि अनिरुद्ध को आरुषि से प्यार हो गया है। वो प्यार करता है, वह भी बहुत शिद्दत वाला, वह कुछ भी कर सकता है। उसने बंदूक निकाली थी उसे खत्म करने के लिए, जिसके कारण आरुषि की हालत हुई है। आपको अभी भी ये लगता है कि वह अनिरुद्ध मेरे लिए अपनी पत्नी छोड़ेगा और मुझसे शादी करेगा? मधु देवी, मुस्कान बेटा तुम ये सब देखकर उदास क्यों हो रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अनिरुद्ध बस थोड़ा सा जिम्मेदार है और जब चीज़ उसके हिसाब से नहीं होती है तो वह थोड़ा परेशान हो जाता है। आज वह उसकी पत्नी है इसलिए वह ऐसा रिएक्ट कर रहा है, कल जब तुम उसकी पत्नी हो जाओगी तो बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करेगा। फिर आरुषि उसे कहीं भी नजर नहीं आएगी। मैं अपने बेटे को जानती हूँ, प्यार भावनाएं उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। माया और मुस्कान तुम अनिरुद्ध के लिए यहाँ पर आए हो ये जानते हुए भी कि उसकी शादी हो गई है, मतलब तुम भी उसे बहुत प्यार करती हो, तो क्या तुम अपने प्यार को भूल जाओगी और किसी और से शादी कर लोगी? खुद तुम्हारी साथ दे रहे हैं और तुम पीछे हट रही हो। मुस्कान, पता नहीं जो मैंने अभी देखा और जो बातें आप कह रही है और मैं बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी मैं अनिरुद्ध से प्यार करती हूँ और उसे प्यार के लिए मैं एक आखिरी कोशिश जरूर करूँगी। अगर उसके बाद भी अनिरुद्ध और आरुषि का रिश्ता नहीं टूटता है तो फिर मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे मरने का शौक नहीं है। मुस्कान अपने कमरे में चली जाती है। मुस्कान के जाने के बाद माया मधु देवी से कहती है, माँ हमारे हाथ से तो खेल बिगड़ता जा रहा है, आज तो उसे भी यकीन हो रहा है कि यह रिश्ता नहीं टूट सकता। मधु देवी, गुस्से से कुछ भी हो जाए माया, ये रिश्ता तो टूट कर ही रहेगा। अब मैं प्लानिंग करूंगी और वह भी ऐसी जिससे अनिरुद्ध और आरुषि के रिश्ते का नाम और निशान मिट जाएगा। ये रिश्ता कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाएगा। भले ही मुस्कान मेरी बहू ना बने, लेकिन आरुषि भी नहीं रहेगी। बदले की आग आंखों में। तारांकन, अनिरुद्ध आरुषि को लेकर कमरे में पहुंचता है और उसके बाद वह अलमारी से उसके लिए साड़ी निकालकर आरुषि को देते हुए कहता है, अपने आप को साफ करो और यह साड़ी पहनकर मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। आरुषि अनिरुद्ध के हाथों से साड़ी लेकर चुपचाप बाथरूम में चली जाती है। आरुषि के जाने के बाद अनिरुद्ध गुस्से से कहता है, जिसने भी आरुषि के साथ ही किया है ना उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती जो मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाए। कुछ देर बाद आरुषि वॉशरूम से बाहर आती है। अनिरुद्ध आरुषि के गीले बालों को देखकर कहता है, तुम नहाकर आ गई? आरुषि, हाँ वह मुझे लगा कि ना ही लेती हूँ और थोड़ा अच्छा भी महसूस करूंगी। अनिरुद्ध, अच्छा किया। अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठता है और उसके बाद उसके साथ में बैठकर तौलिए से उसके बालों को पहुंचने लगता है। आरुषि एक गहरी सोच में थी और अचानक से वह बोल पड़ती है, आज मैं उन लोगों को देखा। अनिरुद्ध के हाथ अचानक से रुक जाते हैं और वह आरुषि के चेहरे की तरफ देखा है जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे।
अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे को धीरे से अपनी तरफ करके प्यार से कहता है, किसे देखा तुमने, तुम कहाँ गई थी आरुषि, सब बताओ मुझे। इतना सवाल करते हैं आरुषि की आंखों में आंसू आ गई थी और वह अनिरुद्ध से दर्द भरी आवाज में रहती है, आज मैंने अपनी सौतेली माँ, सौतेली बहन और अपने पापा को देखा। जब मैं टैक्सी ढूंढ रही थी तो मुझे वह नजर आए, एक काली कलर की महंगी सी गाड़ी में वह बैठ रहे थे। मैंने उसे गाड़ी का पीछा करवाया और तुम्हें पता है मैं कहाँ पहुंची, एक आलीशान घर के आगे, उन पैसों से जो मुझे बेचने पर मिले हैं उन्हें। रोते हुए आरुषि की बात सुनकर अनिरुद्ध को भी एहसास होता है कि आरुषि के दिल पर क्या बीती होगी उन लोगों को देखकर। आरुषि रोते हुए, तुम्हें पता है अनिरुद्ध, 25 दिन बाद में लोगों से मिली, एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा कि शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, मुझे देखकर उनके चेहरे पर पछतावा होगा, पर तुम यकीन नहीं करोगे, पछता हो तो छोड़ो, उनमें वही गुस्सा और वही घमंड है जो पहले था। आरुषि रोते रोते अनिरुद्ध को सारी बात बताने लगते हैं कि कैसे उसने जाकर उन लोगों से लड़ाई की, उनसे कारण पूछा और कैसे वह पूरे दिन एक मंदिर में बैठी हुई थी और लौटते वक्त भी वहां गई थी और वहां जाकर वह अपने सौतेली माँ को बहुत बुरा भला कहकर आए और उन्होंने आरुषि को थप्पड़ मारा और धक्का मारकर घर से बाहर निकालकर उसे कीचड़ में पटक दिया। आरुषि की बात सुनकर अनिरुद्ध गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींचते हुए कहता है, उन लोगों ने सुबह ही तुम्हारे साथ इतना गलत किया तो तुम्हें क्या जरूरत थी वहां दोबारा जाने की, और तुम घर क्यों नहीं आए, मंदिर में क्यों रही? तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो गई थी जब मुझे घर आकर यह पता चला कि तुम सुबह से नहीं लौटी हो। आरुषि इमोशनल कुछ जवाब देने थे जो सुबह नहीं दे पाई थी और ऐसे जवाब सुनकर आई हूं कि वह जिंदगी भर याद रखेगी। आरुषि सीरियस कुछ नहीं, बस उन्हें उनकी हैसियत बात कर आई हूं और उनका वह अतीत, इसके बाद वह मेरी बातों को सहन नहीं कर पाए। अनिरुद्ध और तुम्हारे पापा, उनके चेहरे पर क्या भावना आई थी, वह तो तुम्हारे सगे हैं ना, उनके क्या रिएक्शन थे? आरुषि उनसे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है, वह तो हमेशा की तरह इस बार भी चुप खड़े थे, एक पत्थर की मूर्ति की तरह। पिता होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा पिता का कोई धर्म नहीं निभाया। आज के बाद वह तीनों लोग मेरे लिए मर चुके हैं, ना मेरे लिए मेरा कोई बाप है और वह माँ और बेटी तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इस दुनिया में बिना माँ बाप की हूँ, कोई नहीं है मेरा। आंखों में आंसू। 79 अनिरुद्ध आरुषि की लव फेटेंसी की बातें। आरुषि अनिरुद्ध की बाहों में उसके सीने पर सर रखकर उसे चिपक कर अपनी बचपन की बातें अनिरुद्ध को बता रही है कि उसने बचपन से लेकर कॉलेज तक कितने संघर्षों का सामना किया, किस तरह से उसकी पढ़ाई छुड़वाया गई, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने बचपन से लेकर बड़े होने तक एक अकेली जिंदगी की है जहां पर वो परिवार के साथ तो रहती थी, लेकिन फिर भी उसे हमेशा ऐसे ही फूल करवाया जाता था कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। आरुषि की बचपन की उस दर्द भरी कहानी को सुनकर अनिरुद्ध भी अपनी आंखों के आंसू को नहीं रोक पाया था। अपने आंसुओं को वह पी रहा था, आरुषि उसे बताई जा रही थी और अनिरुद्ध सुने जा रहा था, उसके माथे को प्यार से सहला रहा था। अनिरुद्ध इमोशनल, तो तुम्हारा मतलब कि वह तीनों लोग घूमने जाते थे और तुम घर पर अकेली रहती थी, क्या तुम्हारे पिता को इतना सा भी नहीं लगा कि छोटी सी बच्ची, अंधेरे से डरने वाली बच्ची इस पूरे घर में कैसे अकेले रहेगी? आरुषि इमोशनल, जिस पिता ने पैसों के लालच में आकर अपनी बेटी को बेच दिया, तुम्हें क्या लगता है उसे क्या भाव नहीं होगी? मुझे उनके दिल में कुछ नहीं। अनिरुद्ध मेरी माँ के मरते ही मुझे भूल गए और सिर्फ नाम के पिता है और अब तो वह मेरी कुछ भी नहीं है। अनिरुद्ध मुझे गुस्सा आ रहा है। आरुषि मन कर रहा है कि अभी जाओ, और जिस तरह से उन्होंने तुम्हें उसे घर से धक्के मार कर निकाला है, ना मैं उन्हें निकालूं। आरुषि अपना सर अनिरुद्ध के सीने से हटाकर बैठ जाती है। अनिरुद्ध भी बैठकर कहता है, क्या हुआ, तो उठ क्यों गई? आरुषि मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे और जो तुम ये बंदूक निकाल लेते हो ना, बात बात पर यह नहीं करोगे। अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे को पढ़कर प्यार से कहता है, तुम अभी भी उनके बारे में सोच रही हो, उन्होंने इतना गलत किया, उसके बावजूद तुम्हें तो ये कहना चाहिए था कि जो अनिरुद्ध उनकी जिंदगी बर्बाद कर दो। जिस लड़की के साथ इतना गलत किया वह लड़की आज भी उनके बारे में सोच रही है। सच में आरुषि मैं तुम्हारे जितना बड़े दिल का नहीं हूँ। ठीक है, मैं बंदूक नहीं निकलूंगा, लेकिन उन्हें छोड़ूंगा भी नहीं। उन्हें पता होना चाहिए कि अब तुम कौन हो। आरुषि अनिरुद्ध राणा आरुषि, उनकी हैसियत बताना जरूरी है तुम्हें, वह पहले वाले आरुषि समझने की गलती ना करे, क्योंकि तुम्हारे साथ अब अनिरुद्ध खड़ा है। अनिरुद्ध की बात सुनकर आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उस सवाल करते हुए कहती है, क्या सच में तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे? अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर हल्का सा खींचते हुए कहता है, अब यह मेरा हाथ मरने के बाद ही छूटेगा। अनिरुद्ध के फिर मरने की बात कहने पर आरुषि गुस्सा हो जाती है। वह तकिया उठाकर अनिरुद्ध को मारते हुए कहती है,
तुमने फिर वही बात कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि मुझे ये सब सुनना नहीं पसंद, मैंने अपनी जिंदगी में सभी को खो दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती अनिरुद्ध, और तुम्हारी यह बातें मुझे कितनी तकलीफ पहुंचती है तुम्हें एहसास है। अनिरुद्ध आरुषि के हाथ से तकिया छीनकर उसे साइड पटक कर उसके हाथों को पकड़कर कहता है, ठीक है मैं समझ गया, फिर से नहीं कहूंगा, और इतनी सी बात पर तुम क्या रोना आ गया। आरुषि, तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि इतनी सी बात नहीं है। अनिरुद्ध, ठीक है आज मैं आखिरी बार ऐसी बात कही थी, आज के बाद नहीं करूंगा, चलो अब फिर से इस तरह से मेरे सीने पर सर रखकर लेट जाओ। अनिरुद्ध लेट जाता है और आरुषि फिर से उसके सीने पर सर रखकर उसे चिपक कर लेट जाती है। अपने एक हाथ को अनिरुद्ध चेहरे पर रखकर वह हल्के से फिराते हुए कहती है, वैसे अनिरुद्ध जब तुम्हें पता चला कि मैं नहीं आई हूं तो तुम्हें दिमाग में पहला थॉट क्या आया था कि आरुषि मुझे धोखा देकर भागकर चली गई। अनिरुद्ध आरुषि के सर पर हाथ रखकर प्यार से सहलाते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बस ये डर था कि तुम्हें कहीं कुछ हो ना गया हो, वैसे भी इस गोवा में मेरे वैसे ही बहुत दुश्मन है, बस हर पल यही सोच रहा था कि तुम सेफ होनी चाहिए, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं पता नहीं मैं क्या करता। अनिरुद्ध का जवाब सुनकर आरुषि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और आरुषि ऐसे ही अपनी और बचपन की बातें और अपनी सुशांत के बारे में अनिरुद्ध को सुनाते सुनाते उसके सीने पर सर रखकर एक गहरी नींद में सो जाती है। आरुषि के सो जाने के बाद अनिरुद्ध आरुषि को कंबल से उड़ाता है और उसके सर को प्यार से सहलाने लगता है। आरुषि की उन बचपन की दर्द भरी कहानी सुनकर अनिरुद्ध अपने मन में कहता है, आरुषि तुम्हारा सिर्फ वह लोग दोषी नहीं है, मैं भी तुम्हारा उतना ही गुनहगार हूँ। अगर उन लोगों ने तुम्हें भेजा था वह इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें खरीदने की पहले मांग रखी थी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हें उसे दर्द से नहीं गुजरना पड़ता। मैं जानता हूँ कि अब हमारे बीच में नज़दीकियाँ हैं, हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं, लेकिन वह जो तकलीफ जिससे तुम गुजरी हो उसे तुम कभी नहीं भूल सकती ना, वह बचपन वाली तकलीफ जहाँ पर तुम परिवार होते हुए भी अकेली बड़ी हुई हो और उसके बाद तुम्हारी एक ऐसे आदमी से शादी जिसने शादी से पहले तुम्हें खरीदकर अपना गुलाम बना लिया था। आज मैं तुम्हारी सारी बातें सुनी और मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे बचपन के दर्द को तुम्हें खत्म नहीं कर सकता, लेकिन आने वाली जिंदगी तो तुम्हें ऐसी दे सकता हूँ जहाँ तुम पलटकर अपनी बचपन की तकलीफों को ना देखो। मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा, आज के बाद कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, तुम हो लाइफ जियो की जो तुम चाहती हो, तुम्हारी सारी तकलीफ अब मेरी हुई। तारांकन जोर से खटखट की आवाज होती है जिससे अनिरुद्ध और आरुषि नींद से जागते हैं। आरुषि को एहसास होता है कि कल वह दोनों एक साथ एक कमरे में सो गए। भले ही यह एक झूठ था कि अनिरुद्ध और आरुषि एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, लेकिन क्योंकि अब उसे इस बात का पालन करना था इसलिए हड़बड़ाते हुए वह अनिरुद्ध से कहती है, तुम कम करो, बाथरूम में जाकर छुप जाओ, घर में से किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि कल रात हम दोनों एक साथ सोए थे, तुम्हें पता है ना, अगर यह बात उन्हें पता चलेगी तो वह क्या कहेंगे कि क्या कुछ दिन भी दूर नहीं रह सकते, और उनके मन में डर भी आ जाएगा कि हमारे करीब आने से कहीं नहीं मुसीबत सर पर ना जाए। अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है, आरुषि तुम्हें घर वालों की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और रही बात दादी की तो वह घर पर नहीं है, तुम्हें पता है ना, वो कल सुबह ही कीर्तन की मंडली के साथ है और वह दोपहर तक ही घर आएंगे, इसलिए तुम्हें उनके बारे में सोचकर डरने की जरूरत नहीं है। उदास टोन। अनिरुद्ध के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट देखकर आरुषि मुस्कुरा जाती है क्योंकि उसे पता था कि फिर से एक रात साथ बिताने के बाद उन्हें आज रात से अलग अलग कमरे में सोना है, और इस दूरी के बारे में सोचकर अनिरुद्ध फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। वैसे तो आरुषि चाह रही थी कि वह अनिरुद्ध को बता दे कि वह सब झूठ था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि अभी उनके बीच में जो सही हो रहा है फिर से खराब ना हो जाए, इसलिए आरुषि उसे समय पर चुप रहती है। अनिरुद्ध, आरुषि तुम क्यों गई दादी के साथ उस दिन मंदिर? न तुम मंदिर जाती ना वह बाबा जी मिलते हैं, तुम्हें कोई आइडिया है कि मुझको कितना जुल्म हो रहा है, उसे कमरे में ऐसे लग रहा है जिससे कि वह कमरा मुझे काटने को दौड़ रहा है। मेरा रात को कमरे में जाने का मन नहीं करता, और सबसे अच्छी बात तुम अपना सारा सामान लेकर चली गई, आज के आज अपना सारा सामान मेरे कमरे में वापस रखवाओ। कम से कम तुम्हारा सामान देखकर ये तो सुकून मिलेगा कि तुम जल्द वापस आ रही हो। आरुषि अनिरुद्ध के चेहरे को प्यार से पकड़ कर कहती है, ठीक है, मैं रखवा दूंगी, वैसे भी कुछ दिन की बात है और दादी ने इतना तो कहा ही है कि हमें कुछ वक्त तो एक साथ बिताना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे से दूर दूर नहीं रह सकते वरना हमारे बीच में दूरी आ जाएंगे। अनिरुद्ध गुस्से से था, लेकिन तुमने तो बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया था ना, मतलब मेरे से बात करना भी बंद कर दिया, मुझे देख भी नहीं रही थी, मुझे चाय देने भी नहीं आए, तुम्हें क्या लग रहा था ये कितने दिन तक चलता तुम्हारा ये साइलेंट ट्रीटमेंट? अनिरुद्ध गुस्सा और शिकायत एक साथ करते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। आरुषि अनिरुद्ध की चिन को पढ़कर उसके चेहरे को लेफ्ट राइट घूमते हुए कहती है,
अरे अरे इतना क्या गुस्सा हो रहे हो, और वैसे भी तुम ही तो कारण थे, कितना बुरा बुरा बोला था तुमने मुझसे। तुम्हें घुटन होती है जब मैं उसे कमरे में आता हूँ, तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हें मुझसे दूर रहना है, तो मैं बस वही तो कर रही थी, तो मुझ पर ही क्यों चिल्ला रहे हो। अनिरुद्ध आरुषि की कलाई पकड़कर उसके चेहरे के करीब होते हुए कहता है, क्योंकि मुझ में बहुत गुस्सा था, बहुत ज्यादा जलन थी। तुम्हें एहसास है मुझ पर क्या देती थी जब मैं तुम्हें उसे कमरे में सुशांत के साथ देखा था। मैं बता नहीं सकता, ऐसे लग रहा था कि गुस्से के कारण मेरे नसें फटने वाली है। तुम्हारे करीब कोई लड़का आए वह बर्दाश्त नहीं कर सकता उसके साथ, तो फिर भी तुम्हारा एक रिश्ता रह चुका है। आरुषि, फिर से सुशांत, कल रात मेरी बचपन वाली कहानी के बाद मैं तुम्हें अपना और सुशांत के रिश्ते के बारे में भी बताया था ना, तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हमारा बहुत इंटेंस लव था जिसके लिए मैं तुम्हें धोखा दे रही थी। सिचुएशन अलग थी इसलिए वह सब हो गया, लेकिन कहीं गई तो नहीं ना, तुम्हारे खिलाफ कुछ किया तो नहीं। अनिरुद्ध, हाँ ठीक है मैं समझ गया, लेकिन यह इंटेंस लव और सुशांत बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, वह पास था, लेकिन फिर भी मुझे जलन हो रही है कि एक वक्त पर तुमने किसी और को चाहा, किसी और को नजरों से देखते हो कि जैसे मुझे देखती हो। भले ही तुम करीब नहीं गए, फिर भी तुम दोनों ने हाथों पकड़ा ही होगा ना एक दूसरे का, और तुम शर्माई होगी। कोई फैंटेसी वगैरह तो नहीं सोचती थी सुशांत को लेकर। रात को सोते समय कुछ उसके बारे में सोचती हूँ, फिर सोचकर शर्मा जाती हूँ। अनिरुद्ध की बात सुनकर आरुषि शर्माते हुए कहती है, छी, तुम कैसी बातें कर रहे हो, इनिशियल डेज थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम क्या क्या सोचते हो अपने दिमाग में। मैं सुशांत को लेकर भला वह सब फैंटेसी क्यों सोचूंगी। अनिरुद्ध, अरे भले ही सिर्फ एक दिन का ही रिलेशनशिप हो, लेकिन पसंद तो पहले से ही था ना, और लड़की अक्सर ऐसा करती है, बल्कि लड़के भी करते हैं। फैंटेसी होती है उनके दिमाग में उसे लड़की को लेकर जिसको वह पसंद करते हैं। आरुषि अनिरुद्ध की बातें सुनकर शर्मा जाती है, हिचकी चाहते है। वह कहती है, क्या कहा, तुम्हारा मतलब है कि तुम भी फैंटेसी सोचते हो। मेरा मतलब कि तुम तो कर भी चुके होंगे उन लड़कियों से जो तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले आई होगी। अनिरुद्ध आरुषि की नाक पर टैप करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हें जलन हो रही है। आरुषि, हाँ हो रही है, जैसे कि अभी कुछ देर पहले तुम्हें हो रही थी। अनिरुद्ध आरुषि के और करीब आता है और उसके कमर पर हाथ रखकर उसके होठों की तरफ देखकर सेडेक्टिव टोन में कहता है, नहीं मैंने पहले तो कभी नहीं सोची, लेकिन हाँ जब से तुम जिंदगी में आए हो सोचने लगा हूँ उन फैंटेसी के बारे में जो एक दिन तुम्हारे साथ करनी है मुझे। अनिरुद्ध की उन सेडेक्टिव बातों को सुनकर आरुषि घबरा जाती है। वह अपनी मुट्ठी में साड़ी को कसकर भेजकर नर्वस होते हुए कहती है, क्या कहा तुम मेरे बारे में ऐसा वैसा सोचते हो, मुझे नहीं पता था। वैसे क्या फैंटेसी है तुम्हारी मुझे लेकर। आरुषि के उन एक्सप्रेशन को देखकर अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें जानना है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा क्या सोचता हूँ। वैसे फैंटेसी तो बहुत सारी है आरुषि, लेकिन अभी बता नहीं सकता, लेकिन जब करूँगा तब पता चल जाएगा। कुछ थोड़ी ज़्यादा वाइल्ड है, पर कोई बात नहीं, मेरे साथ रहकर तुम्हें भी उनकी आदत हो जाएगी। क्योंकि मैं जानता हूँ अभी तो तुम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो। हमारे बीच में किस हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अनिरुद्ध की बात सुनकर आरुषि के चेहरे पर एक गिल्टी एक्सप्रेशन आ जाते हैं, जिसे देखकर अनिरुद्ध उसके हाथ को पकड़कर कहता है, नहीं आरुषि देखो, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ ज्यादा ही जल्दी कर देता हूँ, लेकिन अब मैं जल्दी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि अभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए वह जगह नहीं बन पाई है जो शायद कहीं मेरे दिल में तुम्हारे लिए बन गई है। मैं जानता हूँ कि अभी भी तुम्हारे दिल ने मुझे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। अभी भी कहीं ना कहीं तुम मुझसे डरती हो, मुझे बचती हो, कहीं ना कहीं तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं इन सब बातों का बुरा नहीं मानूंगा, बल्कि यह सोचूंगा कि इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए वक्त जरूरी है। जिस दिन तुम्हें ये लगे कि मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो गया है, मुझे बता देना, तब तक मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो। अनिरुद्ध की बातों पर आरुषि दिल से खुश हो जाती है। वह देख रही थी क्या अनिरुद्ध में कितना बदलाव आया है। अनिरुद्ध बेड से उठकर आरुषि से कहता है, चलो जल्दी से तैयार हो जा, हमें कॉलेज भी तो जाना है। अनिरुद्ध की कॉलेज की बात सुनकर और उसे शॉक्ड होकर उसे देखते हैं, क्योंकि उसने तो मना किया था कि आज के बाद वह घर से बाहर कदम भी अनिरुद्ध से पूछकर रखेगी। आरुषि, क्या कहा तुमने, मैं आज कॉलेज जा रही हूँ और यह बात तुम कह रहे हो। अनिरुद्ध, हाँ आरुषि तुम आज कॉलेज जा रही हो, अब ये बार बार एक ही सवाल करना बंद करो और जल्दी तैयार हो जाओ। अनिरुद्ध की बात सुनकर आरुषि खुशी से उछल पड़ती है और बेड से उतरकर अनिरुद्ध के जोर से गले लग जाती है। आरुषि का इस तरह का बचपन अनिरुद्ध पहली बार देख रहा था और इतना खुश होते हुए अनिरुद्ध भी खुश होता है। 80 कॉलेज लड़कियों ने आरुषि को मारे टॉन्ट।
जब अनिरुद्ध आरुषि को ये कहता है कि अब से वह वापस कॉलेज जा रही है तो आरुषि छोटे बच्चों की तरह खुशी के मारे उछल पड़ती है और वह अनिरुद्ध को कस के गले लगाती है। आरुषि को अनिरुद्ध पहली बार इतना एक्साइटेड और खुश देख रहा था और उसकी खुशी देखकर अनिरुद्ध भी मुस्कुरा जाता है। आरुषि, एक्साइट होते हुए, तुम सच कह रहे हो? मतलब आज से मैं अपने कॉलेज वापस जाऊंगी? अनिरुद्ध, अचानक से यह बदलाव कैसे आया? क्या मेरे जो कल बातें कही उसके कारण तो नहीं? अनिरुद्ध, तुमने बिल्कुल सही समझा आरुषि, कल तुम्हारी बातों ने मुझे एहसास दिलाया कि जो चीज़ तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। तुमने अपनी पढ़ाई के लिए इतना स्ट्रगल किया, अपने पेरेंट्स से मार खाई, कितना कुछ सुना, और आज जो मैं चीज़ तुम्हें आसानी से प्रोवाइड करवा सकता हूँ अपने ईगो कारण मैं वह तुमसे क्यों छीनूं? तुम्हें पढ़ने का शौक है ना, तो तुम पढ़ो, तुम जितना पढ़ना चाहती हो। अनिरुद्ध की बात सुनकर आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू को देखकर अनिरुद्ध कहता है, तुम अभी रो रही हो? क्या हुआ? क्या मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल लाइन बोल दी? आरुषि, इमोशनल कुछ नहीं, बस जो देख रही हूँ उसे देखकर विश्वास नहीं हो रहा। सच बताऊं तो मैंने सारी उम्मीदें खो दी थी, शायद अब मुझे लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला, यही सोच रही थी मैं, बट अचानक से जो तुम ये कह रहे हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अनिरुद्ध, आरुषि, तुमने कल क्या कहा था कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर तुम कब कैसे भूल गई कि तुम्हारा इस दुनिया में तुम्हारा पति है? मैं हूँ, इसलिए आज के बाद यह मत कहना। और हाँ, आपसे तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही होगी, जितने गम तुमने सहने थे सह लिए। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं भी जाकर तैयार होता हूँ। आरुषि, ठीक है। अनिरुद्ध कमरे से चला जाता है। आरुषि खुशी से झूमते हुए कहती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, सच में एक रात में कितना बदल गया। किसी ने सही कहा है, चीज़ों को ठीक होने में वक्त लगता है। क्या कभी सोचा था कि यह अनिरुद्ध मुझे खुद आगे से कॉलेज जाने के लिए बोल रहा है, जिसे एक बार मेरे कॉलेज जाने के लिए कितना हंगामा किया था, मुझे कितना डराया था, और कुछ दिन पहले ही इसलिए मुझे कितने गुस्से से कहा था। लेकिन देखो, आज मुझे खुद लेकर जा रहा है। अब तो मुझे भी लग रहा है कि मेरे और अनिरुद्ध के बीच में सब सही होने वाला है। तारांकन, डाइनिंग टेबल पर सभी घर वाले नाश्ता कर रहे थे। अनिरुद्ध और आरुषि का नाश्ता ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। मुस्कान भी अपने नाश्ते की प्लेट को दूर करते हुए कहती है, मेरा नाश्ता भी हो गया। अनिरुद्ध, तुम कितनी देर में निकल रहे हो? आरुषि अनिरुद्ध की तरफ देखती है। अनिरुद्ध, मुस्कान ने तुम्हारे लिए एक नई गाड़ी का इंतजाम करवा दिया है और ड्राइवर भी है, वही गाड़ी तुम्हें ऑफिस छोड़ दे करेगी और वही लेकर आया करेगी। मुस्कान, ओ अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया क्या? अनिरुद्ध, नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मेरे और भी कई मीटिंग्स होते हैं और दूसरे काम होते हैं, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए एक पर्सनल गाड़ी का इंतजाम करवा दिया जाए, और वैसे भी ये थोड़ा सा और हो जाएगा क्योंकि मैं बस हूँ और तुम एक इंटर्न में फिजूल की बातें नहीं सुनना चाहता। आई होप तुम समझ रही हो। मुस्कान साफ समझ रही थी कि अचानक से क्या बदल गया है, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए वह कहती है, हमें समझती हूँ, तुमने बिल्कुल सही किया, वैसे भी हमारे काम का टाइमिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। थैंक यू सो मच। अनिरुद्ध, मोस्ट वेलकम। आरुषि की तरफ देखकर, चलो आरुषि, हम निकलते हैं, इससे पहले कि हम लेट हो जाए। मधु देवी, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अनिरुद्ध, वो मैं आरुषि के कॉलेज जा रहा हूँ, उसे ड्रॉप करने के लिए। जवाब देकर अनिरुद्ध और आरुषि वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मुस्कान डिसअपॉइंटेड लुक मधु देवी को देते हुए कहती है, आपको अभी भी लगता है कि कुछ हो सकता है? क्योंकि मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि वह दोनों वापस एक हो रहे हैं। माया, मुस्कान, अगर तुम्हें भाई को पाना है ना तो थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। शादी होने के बाद भी भाई तुम्हें आसानी से नहीं मिलने वाले। जितना आरुषि ने सहन किया है तुम्हें उससे डबल सहन करना होगा, लेकिन तुम पहले ही इतना घबरा रही हो तो बाद में क्या होगा? सच बताओ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई को आरुषि के अलावा और कोई नहीं संभाल सकती। माया के इस जवाब पर मुस्कान और मधु देवी माया की तरफ देखती है और मधु देवी गुस्से से कहती है, तुम ये क्या बोल रही हो? माया, अरे मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भाई की शादी हुई थी आरुषि के साथ तो भाई का बर्ताव कितना बड़ा था, बहुत गुस्सैल, हर बात पर आरुषि को डांटना वाले। आरुषि थर-थर कांपती थी उनके आगे, और आज देखो वह कल आरुषि के लिए काम करे। तुम्हें बस यही कह रही थी कि थोड़ा सब्र रखो और हमारा साथ दो। मुस्कान, ठीक है, कोशिश करते हैं। तारांकन, गाड़ी कॉलेज के आगे आकर रुकती है। कॉलेज के गेट को विंडो से देखते हुए अनिरुद्ध कहता है, तो ये तुम्हारा कॉलेज काफी पुराने जमाने टाइप का है। तुम इस कॉलेज में एडमिशन के लिए मुझे इतना लड़ रही थी, मैं तुम्हें गोवा के अच्छे कॉलेज में एडमिशन डलवा देता। अनिरुद्ध के इस बात पर आरुषि कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि अगर जवाब देती तो अनिरुद्ध को बुरा लग जाता, क्योंकि इस कॉलेज में आने का में कारण सुशांत था। लेकिन फिर भी आरुषि के ना कहने पर अनिरुद्ध को तुरंत आइडिया जाता है और वह आरुषि को एक एरोगेंट लुक देते हुए कहता है,
तो इसलिए तुम मेरी बात को प्रपोज कर रहे थे जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन बदलवा देता हूँ क्योंकि यहाँ तुम शादी के बाद पढ़ाई के लिए नहीं सुशांत के लिए आया करती थी। अनिरुद्ध की वह बात सुनकर और उसे चिढ़ जाती है और वह गुस्से से देखे उसे कहती है, तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी ना। मैं कितनी खुश थी लेकिन इन बातों से तुमने मेरा मूड बिगाड़ दिया। थैंक यू। आरुषि गाड़ी का गेट खोलकर जैसे ही जाने लगती है अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहता है, रुको तुम ऐसे नहीं जा सकती। अनिरुद्ध के ये कहते ही आरुषि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। पहले तो वह शर्माती है और बाद में एकदम से अनिरुद्ध के पास जाकर उसके गाल पर किस कर देती है जिसे देखकर अनिरुद्ध हैरान हो जाता है। अनिरुद्ध के हैरान एक्सप्रेशन को देखकर आरुषि कहती है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्या देख रहे हो। अनिरुद्ध एक मोबाइल का बॉक्स आरुषि को देते हुए कहता है, मैं इसकी बात कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। आरुषि काफी एम्बारसमेंट फील करती है। अनिरुद्ध उसके चेहरे पर वह एम्बेरस्ड एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे वह बुरा नहीं था, अच्छा लगा मुझे। फिलहाल तुम ये बॉक्स खोलकर देखो, तुम्हारे लिए मोबाइल है। आरुषि मोबाइल देखकर बहुत खुश होती है। अनिरुद्ध, कल जिस तरह से तुम चली गई थी और रात को रोटी, उससे मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है और मैंने भी इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं दिया। अगर मोबाइल होता तो तुम्हें फ़ोन करके पूछ लेता, और तुम भी कौन से ज़माने की लड़की हो, एक मोबाइल नहीं मांग सकती थी मुझसे। बिना मोबाइल के इधर उधर आ जा रहे हो, आपसे इस मोबाइल को संभाल कर रखना। और हाँ, मेरा नंबर स्पीड डायल पर है, कुछ भी हो तो सबसे पहले मुझे ही कॉल आना चाहिए। आरुषि, ठीक है और थैंक यू इस मोबाइल के लिए, मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। आरुषि मोबाइल को बैग में रखकर जैसे ही जाने लगती है अनिरुद्ध उसे फिर से रोकते हुए कहता है, एक मिनट, आप ऐसे कैसे जा रही हो, मैंने तुम्हें मोबाइल दिया है, ऐसे रुखा सुखा थैंक यू कहोगी। आरुषि, लेकिन वह तो तुम्हें एडवांस में मिल चुका है ना। अनिरुद्ध, हाँ लेकिन मुझे वापस चाहिए, और थोड़ा सा और भी ज्यादा मजेदार। उंगली से अपने होठों पर इशारा करते हुए आरुषि शर्मा जाती है। अनिरुद्ध के गाल पर हल्की सी थपकी देते वह कहती है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, क्या बोल रहे हो, सामने मेरा कॉलेज है, बच्चे आ जा रहे हैं और वहां से वह सिक्योरिटी गार्ड भी साफ नजर आ रहा है। तुम क्या चाहते हो मेरे बारे में ऐसी बातें, उड़े चलो अब, बस बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूँ, बाय। अनिरुद्ध मुस्कुरा जाता है और वह आरुषि के गाल को हल्के से पिंच करते हुए कहता है, ठीक है, बाय। तारांकन। आरुषि कैंटीन में बैठी थी और कुछ लड़कियों से बातें कर रही थी, जिनमें कुछ लड़कियां आरुषि से अच्छी तरह से बात कर रही थी और कुछ लड़कियों का ग्रुप आरुषि का मजाक बना रहा था, क्योंकि यह बातें तो सभी जानते हैं कि आरुषि की अनिरुद्ध राणा से शादी हुई है, जो गोवा का नंबर 1 बिजनेसमैन है, लेकिन अब तक किसी ने उन दोनों को साथ में नहीं देखा, इसलिए वह लड़कियां आरुषि का मजाक बनाते हुए कहती है, आरुषि अगर वह तुम्हारा पति है तो कभी कॉलेज में नजर क्यों नहीं आया तुम्हारी, उसके साथ कभी कोई फोटो नहीं देखी, नहीं शादी की कोई फोटो देखी, तो हम कैसे विश्वास कर ले कि वह तुम्हारा ही पति है। अटेंशन लेने के लिए कहीं किसी और के पति को अपना तो नहीं बना रही। दूसरी लड़की आरुषि पर हंसते हुए कहती है, ये तुम्हारे मोबाइल में उसकी कोई तो फोटो होगी ना, मेरा मतलब तुम दोनों के साथ में हो। नॉर्मल हस्बैंड वाइफ अपने साथ में फोटो क्लिक करते हैं, वॉलपेपर लगते हैं, मोबाइल में ही दिखा दो कि सच में वही अनिरुद्ध राणा तुम्हारा पति है, जो गोवा का नंबर 1 बिजनेसमैन है, या फिर तुम ऐसे ही कर रही हो। आरुषि लड़कियों की बात से फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वह चेयर से उठकर अपने बैग को उठाते हुए कहती है, मेरे पास तुम्हारे फालतू सवालों के कोई जवाब नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोलेगी किसी और को अपना पति बना लूंगी? अनिरुद्ध राणा ही मेरा पति है, विश्वास करना है तो करो वरना मत करो, मैं चली। आरुषि जैसे उठकर जाने लगती है तभी एक लड़की आरुषि को रोकते हुए उसे पर मजाक उड़ाते हुए कहती है, आरुषि अपनी बात सही साबित नहीं कर पाई तो बचकर भाग रही हो। अरे यार, तुम्हें क्या लगता है हम पागल है क्या? तुम्हारी बातों पर हम विश्वास करेंगे? अनिरुद्ध राणा गोवा का नंबर 1 बिजनेसमैन, इसके आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी होती है, जो किसी भी खूबसूरत से खूबसूरत एक्ट्रेस मॉडल को डेट कर सकता है और उनसे शादी कर सकता है। भला वह तुम जैसे एक मामूली लड़की इससे भले शादी क्यों करेगा? आरुषि सच बता रही हूँ, उसके घर की नौकरानी भी तुमसे ज्यादा अच्छी हैसियत वाली होगी। वह शादी किसी के रियासत की लड़की से करेगा, तुम जैसी लड़की से थोड़ी ना। हंसते हुए आरुषि उन सभी लड़कियों की बातों से हट हो जाती है। हालांकि वह जानती है कि वह आरुषि की असलियत नहीं जानती, फिजूल में उसका मजाक बना रही है, लेकिन जिस तरह से सब उस पर टोंट कस रही थी और उसे इंसल्ट को नहीं सहन कर पाती और वह काफी इंफीरियर फील करती है कि क्या सच में वह अनिरुद्ध के लायक नहीं है। कहानी मी एज क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए। प्लीज गाइस सपोर्ट माई चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।